चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप 12th पास आउट है या फिर बीकॉम पास आउट है या फिर अगर आप नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं और आप अकाउंटिंग में अपना फील्ड बनाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली यूट्यूब पे अगर आप सर्च करोगे तो सर अलग अलग टाइप्स के आपको वीडियोस मिलेंगे, लेकिन आज हम इस वीडियो के अंदर स्टार्टिंग अकाउंट कहाँ से होता है और टेली के अंदर इसको किस तरह से ऑपरेट करते हैं, ये सब कुछ आज हम एक ही वीडियो के अंदर कवर करने वाला है। वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, आपको पेशेंस रखना है, लेकिन स्टार्टिंग से आपको लास्ट तक देखना है, बिल्कुल स्किप नहीं करना है। आपको इस वीडियो के अंदर सब कुछ डिटेल में कवर करवाया जाएगा। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि सर व्हाट इज अकाउंटिंग, यानी कि हम टेली के अंदर भी अगर काम करते हैं तो अकाउंटिंग करते हैं, तो हमें देखना है कि सर व्हाट इज अकाउंटिंग एंड 5 पिलर्स ऑफ अकाउंट। यानी कि सर अकाउंट्स जो होता है ये 5 वर्ड्स पे ऊपर डिपेंड करता है। हमारा एक एसेट्स होता है, लाइबिलिटीज होती है, कैपिटल, इनकम एंड एक्सपेंसेस। इनके अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं जो हमको टेली प्राइम के अंदर यूज करने हैं। दैट मीन्स कि जब भी हम टेली प्राइम को यूज करेंगे उस समय हमको फर्स्ट में लेजर्स क्रिएट करने होते हैं। तो कौन सा लेजर्स कौन से ग्रुप में जाएगा ये इंपॉर्टेंट करेगा आपकी इन 5 वर्ड्स पे। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि सर ये 5 वर्ड्स क्या होते हैं, उसके अंदर कौन कौन से अदर्स ग्रुप होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे सर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट्स, यानी कि ये किस तरह से प्रिपेयर किए जाते हैं, इनके अंदर कौन कौन से लेजर्स शिफ्ट होते हैं, यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट्स के अंदर कौन से लेजर्स होंगे, पीएनएल के अंदर कौन से होंगे और आपकी बैलेंस शीट के अंदर कौन से आएंगे। इसके बाद हम मूव करेंगे टेली प्राइम पे। टेली प्राइम में सबसे पहले हम कंपनी क्रिएट कैसे करते हैं, उसको अल्टर, शर्ट और डिलीट ये सब कैसे करते हैं ये कवर करेंगे। इसके बाद आपको टेली में सबसे पहले लेजर्स क्रिएट करने होते हैं। तो कैपिटल के लेजर्स कैसे क्रिएट होंगे, परचेज, सेल्स, फिक्स एसेट, एक्सपेंसेस, इनकम, लोन, इंस्टॉलमेंट, इन्वेस्टमेंट एंड ड्राइंग, इन सब के लेजर्स आप किस तरह से क्रिएट करोगे, इसके अंदर कौन कौन से ऑप्शंस आएंगे, वो सब हम इस क्लास में कवर करेंगे। एंड वाउचर एंट्री, यानी कि आपकी अकाउंटिंग का जो मेन एस्पेक्ट है वो होता है कि ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना। अगर आपने सही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया है तो फिर आपका सब कुछ आगे सही होगा, लेकिन अगर आपने रॉन्ग ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया है तो चाहे आपने उसका ग्रुप भी सही सेलेक्ट किया है फिर भी आपका जो आंसर आएगा वो डिफरेंट आएगा। सो बेटर यही रहेगा कि सर वाउचर एंट्री आप अच्छी तरह से कवर करें। इसके बाद हम बात करेंगे सर इन्वेंट्री की। दैट मीन्स कि आजकल जो भी बिजनेसेस होते हैं उसमें इन्वेंट्री मेंटेन की जाती है, क्योंकि जब जीएसटी में रजिस्टर्ड होते हैं तो उसको एचएसएन वाइज हमको मेंटेन करना होता है। तो हम यहाँ पर सीखेंगे सर इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में ग्रुप आते हैं, गोडाउन वाइज आती है, आइटम्स, यूनिट ऑफ मेजर्स, ये सब क्या होते हैं, कैसे क्रिएट किए जाएंगे, कैसे अल्टर किए जाएंगे, ये हम सीखेंगे। इसके बाद फिर हम बात करेंगे एंट्री इन परचेज एंड सेल्स विद आइटम, यानी कि अगर आपको इन्वेंट्री मेंटेन करनी है तो उसकी एंट्री आप टेली प्राइम के अंदर कैसे करोगे। देन हमारा मेन एस्पेक्ट आता है सर जीएसटी का। जीएसटी यानी कि अगर आप किसी भी की अकाउंटिंग करते हो तो जीएसटी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सब किसी का भी टर्नओवर 40 लाख रुपए से ऊपर है उनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना है। तो जब जीएसटी में रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो उनके लिए जीएसटी एप्लीकेबल होता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे सर व्हाट इज जीएसटी, यानी कि जीएसटी क्या है। सप्लाई ऑफ जीएसटी, सप्लाई ऑफ जीएसटी के अंदर क्या आता है। व्हाट इज इंट्रा स्टेट एंड इंटर स्टेट सप्लाई, आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी क्या होते हैं। इसके जीएसटी में आप किस तरह से लेजर्स क्रिएट करेंगे इनपुट और आउटपुट के। एंड जीएसटी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड इन टेली प्राइम, यानी कि जीएसटी के साथ में अगर आप कोई गुड्स परचेज कर रहे हैं और कोई गुड्स सेल्स कर रहे हैं तो उस ट्रांजैक्शन को आप कैसे रिकॉर्ड करेंगे। पार्टी के लेजर्स में आप जीएसटी की डिटेल किस तरह से पुटअप करेंगे। आइटम वाइज रेट के हिसाब से आप कैलकुलेशन कैसे करेंगे। जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 2B और जीएसटीआर 3B क्या है वो टेली के अंदर किस तरह से आपको शो होगा। और ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और स्टॉक समरी आप कैसे देखेंगे, ये सब कुछ आज हम इस वीडियो के अंदर डिटेल में कवर करने वाला है। यानी कि बिल्कुल जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाला है। अगर आप इतना सब कुछ सीख जाओगे इस वीडियो के अंदर फिर तो आप यहाँ पे पैसे ही गिनने लग जाओगे। एक अकाउंटेंट है जो बेटे बेटे इतने सारे पैसे गिन रहा है। दैट मीन्स ये है कि अगर आपके पास में इतना नॉलेज हो जाएगा तो आप एक अकाउंटिंग जॉब के लिए एलिजिबल हो जाओगे। और वहाँ पर अगर आप इंटरव्यू में भी जाओगे तो आपको इंटरव्यू में यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आज हम इस क्लास के अंदर कवर करने वाले हैं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है यानी कि नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल पर नहीं आए हैं, फर्स्ट टाइम है, तो प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी चैनल्स पर आपको इसी तरह के रिलेटेड वीडियोस मिलने वाला है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अगर कोई भी डाउट्स अगर आपको आए तो आपको कमेंट ज़रूर करना है। हम स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। चलिए सबसे पहले हम कवर करते हैं सर व्हाट इज़ अकाउंटिंग।
अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है? अकाउंटिंग का सिंपल सा मतलब होता है कि किसी भी बिजनेस के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने को हम अकाउंटिंग कहते हैं। अब यहां पर आपके तीन वर्ड्स कवर होते हैं। सबसे पहला वर्ड्स आता है यहां पर सर बिजनेस, दूसरा वर्ड्स आता है यहां पर आपके ट्रांजैक्शन, एंड तीसरा वर्ड्स आता है यहां पर आपका रिकॉर्ड। दैट मीन्स कि किसी भी बिजनेस के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने को हम अकाउंटिंग कहते हैं। तो हम तीनों वर्ड्स को डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि सर बिजनेस क्या होता है। बिजनेस का मतलब होता है कि किसी भी व्यापार में कोई गुड्स परचेज करते हैं और हम उस गुड्स को किसी को प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके हम उसको सेल्स करते हैं। दैट्स कॉल्ड बिजनेस। तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो बिजनेस थ्री टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला जो हमारा बिजनेस होता है वो होता है सर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। अब मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर हम कोई भी गुड्स परचेज करते हैं। अब यहां पर हम गुड्स का मतलब समझ लेंगे सबसे पहले कि गुड्स का मतलब क्या होता है। गुड्स का मतलब होता है कि जिस प्रोडक्ट का आपका बिजनेस है, दैट मीन्स कि अगर आप मोबाइल परचेज करके मोबाइल को सेल करने का आपका व्यापार है। कौन सा व्यापार है? मोबाइल परचेज करके मोबाइल को सेल करने का आपका व्यापार है, आपका बिजनेस है, तो ये आपके लिए गुड्स माना जाएगा। लेकिन अगर आपका इसका व्यापार नहीं है, मोबाइल परचेज करके मोबाइल सेल्स करने का व्यापार नहीं है, और अगर आप मोबाइल खरीद रहे हो तो फिर आपके लिए ये क्या हो जाएगी? आपके लिए ये एसेट हो जाएगी। तो यहां पर हम आगे देखेंगे एसेट्स और लाइबिलिटीज क्या होता है। तो यहां पर आपको गुड्स का मतलब समझ में आ गया। गुड्स का मतलब कि आपका जिस प्रोडक्ट का आपका बिजनेस है। तो मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है? हम रॉ मटेरियल्स को परचेज करते हैं और उसे फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं किसी मशीनरी या फिर किसी लेबर के माध्यम से। ओके तो यहां पर आने वाला जो प्रोडक्ट होता है वो आपका डिफरेंट होता है और जो जाने वाला जो प्रोडक्ट होता है वो आपका डिफरेंट होता है। यानी कि एक, दो और तीन, फॉर एग्जांपल तीन रॉ मटेरियल्स मिलकर आपका कोई एक फिनिश गुड्स कन्वर्ट करते हैं हम। तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में क्या होता है कि सर आपके ये तीन गुड्स को आपको कन्वर्ट होता है फिनिश गुड्स में और फिर आपको इसको सेल्स करना होता है। तो अब हम मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर आपके इनके तीन चार अकाउंट्स प्रिपेयर होंगे। सबसे पहले लास्ट में हमको फिनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने होते हैं किसी भी बिजनेस के। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स आपको क्रिएट करना होगा। दूसरा आपको ट्रेडिंग अकाउंट्स बनाना होगा, एंड इसके बाद आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स प्रिपेयर करना होगा, और लास्ट में हमको इनकी बैलेंस शीट्स भी प्रिपेयर करनी होगी। यानी कि सर ये स्टेटमेंट आपको एंड ऑफ द ईयर किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के आपको फाइनल करने होंगे। फर्स्ट बिजनेस हमने समझा सर मैन्युफैक्चरिंग। सेकंड बिजनेस की अगर हम बात करते हैं तो दूसरा बिजनेस आता है आपका ट्रेडिंग का बिजनेस। सर ट्रेडिंग का बिजनेस का मतलब क्या होता है? ट्रेडिंग के बिजनेस का मतलब होता है कि सर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से, मैन्युफैक्चरिंग के यूनिट यानी कि गोडाउन से जो भी गुड्स बाहर निकलता है वहां से लेके किसी अन्य पर्सन्स के द्वारा कस्टमर तक जब तक नहीं पहुंच जाता, इसके बीच के जितने भी ट्रांजैक्शन है इन सभी ट्रांजैक्शन को हम ट्रेडिंग बिजनेस कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ए ने कोई मैन्युफैक्चरिंग किया और उन्होंने बी को सेल्स किया 100 रुपीज में। अब बी ने सी को सेल्स किया 110 रुपीज में, सी ने डी को सेल्स किया 120 रुपीज में, और डी ने ई को सेल्स किया, ई कस्टमर है और उसको उन्होंने सेल्स किया 130 रुपीज में। तो ये आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस था, ये आपका ट्रेडिंग बिजनेस माना जाएगा, ये आपका ट्रेडिंग बिजनेस है और ये आपका ट्रेडिंग बिजनेस है। दैट मीन्स कि ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर हम कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं, आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं, उस प्रोडक्ट को बिना किसी मॉडिफिकेशन के आप किसी अदर पर्सन को सेल कर देते हो। लाइक दैट कि हमने 100 रुपीज में कोई गुड्स परचेज किया, एज इट इज गुड्स हमारे पास में आया, हमने 10 रुपीज प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके 110 रुपीज में हमने किसी को सेल्स कर दिया। इसको हम बोलते हैं ट्रेडिंग बिजनेस। तो ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर कितने अकाउंट्स प्रिपेयर होते हैं? ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर आपके एक आपका प्रिपेयर होगा सर ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा प्रिपेयर होगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड तीसरा होगा आपका बैलेंस शीट। ये तीन अकाउंट्स आपको एंड ऑफ द ईयर ट्रेडिंग अकाउंट्स ट्रेडिंग बिजनेस के आपको प्रिपेयर करने होंगे। थर्ड बिजनेस की अगर हम बात करते हैं तो ये आता है सर सर्विस, या सर्विस को अगर हम बोले तो प्रोफेशन भी बोल सकते हैं हम। प्रोफेशन का मतलब होता है जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई डॉक्टर है,
कोई लॉयर है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई सीएस है, कोई इंश्योरेंस कंपनी है, कोई ई कॉमर्स ऑपरेटर है जैसे ओला, उबर, स्विगी। ये सब क्या करते हैं सर? ये सब आपको सिर्फ और सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अगर आप किसी डॉक्टर्स के पास में जाओगे और डॉक्टर्स आपको बोलेगा कि सर आपकी तबीयत खराब है, आपको ये हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन के अंदर मेडिसिन लिखी हुई है, मेडिसिन आप मेडिकल से ले लीजिए और आप ठीक हो जाओगे। उन्होंने आपको क्या दिया सर? उन्होंने सिर्फ आपको सर्विस दी और उन्होंने 500 रुपीज़ उन्होंने चार्ज कर लिए। दैट्स कॉल सर्विस। तो सर्विस बिजनेस के अंदर कोई प्रोडक्ट नहीं होता है। तो सर्विस बिजनेस के अंदर कोई भी प्रोडक्ट नहीं होता है, सिर्फ वर्चुअली आपको इस तरह से फील होता है कि आपको कोई सर्विस दी गई है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास में गए और आपको बोलाना सर मेरे को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करवाना, उन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया, आपको एक डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर दिया और बोला सर लाओ 1000 रुपीज़। अब ये क्या सर, 1000 रुपीज़ आपने उनको पे किए, किस पर्पज से? उन्होंने आपको सर्विस दी। तो सर्विस के बिजनेस में आपके दो अकाउंट्स ही प्रिपेयर होते हैं। एक होता है सर आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और दूसरा होता है सर हमारी बैलेंस शीट। तो ये तीन अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस होता है। अगर हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग की, तो कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूं सबकी अकाउंटिंग सेम होगी। किसी भी ट्रेनिंग बिजनेस की अगर हम बात करें तो कोई भी ट्रेनिंग अकाउंट्स हो, आपकी अकाउंटिंग पॉलिसीज आपकी सेम होगी। और कोई भी सर्विस बिजनेस हो, सभी सर्विस बिजनेस की अकाउंटिंग सबकी सेम होगी। तो यहां पर आपको तीन बिजनेस आई होप अच्छी तरह से आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हम यहां पर बात करते हैं कि सर ये जो बिजनेसेस हैं, ये जो बिजनेसेस हैं, इन बिजनेसेस को करता कौन है, क्योंकि इनके हिसाब से भी अकाउंट स्टेटमेंट प्रिपेयर किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम मान सकते हैं, बात करते हैं, एक इंडिविजुअल पर्सन है। फॉर एग्जाम्पल, एक इंडिविजुअल पर्सन है मिस्टर ए। मिस्टर ए पहले सैलरी पे वर्क कर रहे थे, उन्होंने कंपनी से उनको रिजाइन कर दिया और उन्होंने क्या किया सर, एक बिजनेस स्टार्ट किया खुद का। उन्हें सोचा कि सर खुद सेल्फ एम्प्लॉयड बन जाते हैं, किसी और के वहाँ पे एम्प्लॉय बनने से बेटर है कि सेल्फ एम्प्लॉय बन जाएंगे। तो सेल्फ एम्प्लॉय बन के उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया। अब बिजनेस स्टार्ट किया तो उनकी एक फर्म होती है सर। जब भी हम कोई इंडिविजुअली कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसको हम फर्म बोलते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म। वो बिजनेस फर्म अपन को ओपन करवानी होती है, हमको रजिस्टर्ड करवाना होता है बिजनेस को शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के थ्रू। तो ये हमने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवा दिया, फर्म कर दिया, फर्म हमने क्रिएट कर दी। अब फर्म में क्या होता है, रजिस्ट्रेशन कराते समय हमको पेन नंबर की जरूरत पड़ती है। तो जो पेन नंबर होता है, ये पर्सन्स जो फॉर एग्जांपल मिस्टर ए था तो मिस्टर ए का यहाँ पे पेन लगता है। तो जो भी फर्म होती है उसका जो ओनर है वो ओनर है मिस्टर ए। ओनर कौन है? मिस्टर ए। अब कंपनी यानी कि ये जो फर्म है ये लास्ट में बिजनेस करती है, गुड्स परचेस करके गुड्स सेल्स करती है, वहां से प्रॉफिट अर्न करेगी। तो जो भी प्रॉफिट होगा आपका, जो भी प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट मिस्टर ए का होगा। अब मिस्टर ए का प्रॉफिट है तो सर इसमें पेन किसका लगा हुआ है? मिस्टर ए का। तो इस प्रॉफिट पर जो भी इनकम टैक्स होगा वो मिस्टर ए पे करेगा। तो यहां पर आपको ध्यान लगाने की चीज है कि सर एक इंडिविजुअल पर्सन भी बिजनेस करता है। तो इंडिविजुअल पर्सन जब भी बिजनेस करेगा उसका जो भी प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट हम कहाँ पे फाइनल करेंगे? उसके कैपिटल अकाउंट्स में करेंगे। और कैपिटल अकाउंट्स के अंदर मतलब जो भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट पर टैक्स इंडिविजुअली केस के अंदर स्लैब रेट के हिसाब से ITR 4 या ITR 3 फाइल करते हुए इंडिविजुअल फाइल करेगा। सेकंड की हम बात करते हैं यहाँ पे कि फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए एंड मिस्टर बी, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए एंड मिस्टर बी ने दोनों ने साथ में कोई बिजनेस स्टार्ट करने का प्लान दिया। दोनों साथ में, मिस्टर ए ने भी फॉर एग्जाम्पल 5 लाख रुपीज इन्वेस्ट किया और मिस्टर बी ने भी फॉर एग्जाम्पल 5 लाख रुपीज का इन्वेस्ट किया। ओके ये 5 लाख रुपीज इन्वेस्ट करके उन्होंने टोटल ओवरऑल 10 लाख रुपीज इन्वेस्ट करके एक बिजनेस को उन्होंने स्टार्ट किया। अब जब भी हम कोई पार्टनरशिप फर्म की बात करते हैं तो सबसे पहले हमको एक पार्टनरशिप डीड प्रिपेयर करनी होती है, पार्टनरशिप डीड हमको बनानी होती है। और उस पार्टनरशिप डीड में आपकी जो भी पार्टनर्स हैं उन पार्टनर्स के सेपरेट पेन और इनके आधार नंबर लगते हैं। ठीक है सर, इनके सेपरेट पेन नंबर उनके पार्टनरशिप डीड के अंदर लगेंगे। और पार्टनरशिप डीड के बाद में पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन होता है पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से। तो जब भी पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन होगा, पार्टनरशिप फर्म का सेपरेट पेन जनरेट होगा। क्या होगा सर? सेपरेट पेन जनरेट होगा। अब सेपरेट पेन जनरेट हुआ, इसका मतलब इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनरशिप भी एक पर्सन माना जाता है, जिसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल पर्सन, जिसको हम बोलते हैं बाय लॉ गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है। तो यहां पर फॉर एग्जांपल XYZ एंड फर्म, ये उनकी एक पार्टनरशिप फर्म है। उनके पार्टनर्स है मिस्टर ए और मिस्टर बी, ये दो पार्टनर्स है।
पार्टनरशिप फर्म का पेन नंबर सेपरेट आ गया। पार्टनर्स ए का पेन नंबर तो उनका है था ही सही, और मिस्टर बी का भी पेन था ही सही। अब पार्टनरशिप फर्म जो भी प्रॉफिट कमाएगी, पार्टनरशिप फर्म जो भी प्रॉफिट कमाएगी, पहले पार्टनरशिप फर्म 30% के स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स पे करेगी। कौन पे करेगा? पार्टनरशिप फर्म टैक्स पे करेगी। पार्टनरशिप फर्म खुद इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेगी, क्योंकि उनका सेपरेट पेन है, और जिसका भी सेपरेट पेन होता है वो एक पर्सन माना जाता है। अब इनको जो प्रॉफिट मिलेगा, मिस्टर ए और मिस्टर बी को आफ्टर टैक्स पे करने के बाद जो भी प्रॉफिट मिलेगा, ये प्रॉफिट उनके लिए नॉन टैक्सेबल यानी कि एग्जेम्प्टेड इनकम मानी जाएगी, क्योंकि इस पर ऑलरेडी फर्म ने टैक्स पे कर दिया है। लेकिन अगर पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर्स को अगर कोई सैलरी मिल रही है, कोई इंटरेस्ट मिल रहा है या कोई कमीशन मिल रहा है, तो उस समय पार्टनर्स के केसेस में वो टैक्सेबल होगी। लेकिन अगर कोई प्रॉफिट मिलता है तो वो नॉन टैक्सेबल यानी कि एग्जेम्प्टेड होगी। तो एक पार्टनरशिप फर्म भी अपने आप में एक पर्सन है, पार्टनरशिप फर्म भी एक बिजनेस कर सकती है। तो यहां पर आपका सेकंड पर्सन कौन हो गया बिजनेस में? पार्टनरशिप फर्म। तीसरे की हम बात करते हैं सर, सिंगल पर्सन कंपनी। यानी कि सिंपल से अगर हम बात करते हैं सिंगल पर्सन कंपनी का मतलब कि कोई भी एक पर्सन है, वो एक फर्म बनाकर भी काम कर सकता है और साथ साथ में वो एक कंपनी बनाकर भी काम कर सकता है। कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर एक रूल्स आया था कि सर कोई इंडिविजुअल पर्सन है वो कंपनी बनाकर काम कर सकता है। तो कंपनी के अंदर उनको कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, सेपरेट उनका CIN नंबर आएगा, कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर आएगा, और उनका सेपरेट पेन जनरेट होगा। तो ये भी अपने हिसाब से एक पर्सन माना जाएगा। कौन? कंपनी अपने आप से एक पर्सन मानी जाएगी, और जो भी आपकी कंपनी की इनकम होगी इसके ऊपर वो टैक्स पे करेगी। अब सर यहां पर हम ये मान के चलते हैं कि सर कंपनी और इंडिविजुअल पर्सन के पार्टनरशिप फर्म प्रोप्राइटरशिप फर्म में क्या डिफरेंस है? प्रोप्राइटरशिप फर्म में जो भी इनकम होती है वो पार्टनर्स अपनी इनकम शो करता है और इंडिविजुअली रिटर्न के हिसाब से टैक्स पे करता है। लेकिन कंपनी को ITR 6 फाइल करना होगा, ये कंपनी अलग मानी जाएगी, और जो पर्सन इसमें इन्वेस्टर है वो सेपरेट माना जाएगा। तो यहाँ पर भी दो रिटर्न्स फाइल होंगे, एक कंपनी का अलग से फाइल होगा और उस पर्सन का अलग से फाइल होगा। फोर्थ की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनी, ये दो कंपनीज आपकी होती है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर दो या दो से ज़्यादा शेयर होल्डर्स होते हैं, और पब्लिक लिमिटेड कंपनी के अंदर बहुत सारे शेयर होल्डर्स होते हैं। वो अपने कंपनी अपना शेयर इशू करती है, और प्राइवेट लिमिटेड अपना शेयर इशू नहीं कर सकती है। बहुत सारे कंप्लायंसेस हैं पार्टनरशिप प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड के। तो इनके भी क्या होते हैं सर, सेपरेट पेन नंबर जनरेट होंगे, ये भी अपने आप में एक इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से पर्सन्स माने जाएंगे, और इनको भी सेपरेट इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने पड़ेंगे। तो यहां पर हमने क्या देखा कि सर बिजनेस कौन कौन करता है? तो बिजनेस एक इंडिविजुअल्स करता है यानी कि प्रोप्राइटरशिप फर्म, दूसरा एक पार्टनरशिप फर्म अगर सेपरेट बिजनेस करती है, दूसरा सिंगल पर्सन कंपनी भी बिजनेस करती है, और लास्ट में प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड भी बिजनेस करते हैं। अब पब्लिक लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड के बीच में क्या डिफरेंस है सर, इसकी अकाउंटिंग कैसे होती है, ये अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो हमारा यूट्यूब चैनल है टीच विद करण सर। टीच विद करण सर के यूट्यूब चैनल पर जाइए, वहां पर आपको पूरा अकाउंट्स के बारे में नॉलेज मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट में। अभी हमारा पार्टनरशिप अकाउंट चल रहा है, इसके बाद में हम कंपनी अकाउंट भी स्टार्ट करने वाले हैं, तो वो चैनल भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पर भी आपको अकाउंट्स डिटेल में पढ़ाया जाएगा। चलिए, तो यहां पर हमने कवर कर लिया कि सर बिजनेस क्या होते हैं, बिजनेस कितने टाइप्स के होते हैं और उनको करता कौन है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं कि सर बिजनेस के अंदर ट्रांजैक्शन कौन कौन से होने वाला। ठीक है, यानी कि सर इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट हमारे लिए बिजनेस के ट्रांजैक्शन होते हैं। ट्रांजैक्शन को कवर करने से पहले हम 5 पिलर्स ऑफ अकाउंट्स कवर करते हैं। कौन कौन से अकाउंट्स कवर करते हैं सर? 5 पिलर्स ऑफ अकाउंट्स कवर करते हैं। अब ये 5 पिलर्स ऑफ अकाउंट्स क्या है, इसको डिटेल में समझते हैं। डिटेल में समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि सर अगर 5 पिलर्स ऑफ अकाउंट्स आपको समझ में नहीं आएगा तो आपको टेली में कॉम्प्लिकेटेड आने वाला है, आपको टेली समझ में नहीं आएगा। आपको जब लेजर्स क्रिएट करने पड़ेंगे तब आपको ग्रुप सेलेक्ट करना नहीं आएगा, तो आप आगे काम नहीं कर सकते। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं, किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना हो, हमको किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना हो तो उसमें हमको किसी नेम की जरूरत पड़ती है। ध्यान से समझना, उसको किस नेम की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल, ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? ट्रांजैक्शन का मतलब जिसमें दो पार्टी इन्वॉल्व होती है। एक पार्टी जो गिवर होती है यानी कि कुछ देती है, और एक पार्टी वो जो कुछ रिसीवर होती है। क्लियर है? एक पार्टी वो
जो देती है, दूसरी पार्टी वो जो रिसीवर करती है। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए ने एलईडी टीवी परचेज की, मिस्टर ए ने एलईडी टीवी परचेज करी फॉर एग्जाम्पल 50,000 रुपीज़ की, ठीक है। अब मिस्टर ए ने एलईडी टीवी परचेज की, उन्होंने क्या दिया सर, उन्होंने चेक दिया। क्या दिया, उन्होंने चेक पे किया 50,000 रुपीज़ का, और वो क्या लेके आए, एलईडी लेके आए, ठीक है। तो यहाँ पर दो यूज हो रहा है, कौन यूज हो रहा है, एक यूज हो रहा है सर एलईडी टीवी यूज हो रही है, और दूसरा यूज हो रहा है सर आपका चेक यानी कि बैंक यूज हो रहा है। तो सर एलईडी टीवी और बैंक, इनको अकाउंटिंग लैंग्वेज में हम लेजर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, लेजर्स बोलते हैं। और लेजर्स को आपको किसी न किसी ग्रुप के अंडर में रखना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ये मान के चलते हैं कि 3 क्लासेस हैं, 11, 12 और 12 कॉमर्स। फॉर एग्जांपल हम ये मान के चलते हैं कि 12 कॉमर्स, 12 साइंस और 12 आर्ट्स। तो जो 12 कॉमर्स के जो स्टूडेंट होंगे उनको 12 कॉमर्स के ग्रुप में रखेंगे, 12 आर्ट्स के जो स्टूडेंट होंगे 12 आर्ट्स के ग्रुप में रखेंगे, और 12 साइंस के जो भी स्टूडेंट होंगे उनको 12 साइंस में रखेंगे। तो इस तरह के उनके ग्रुप क्रिएट किए जाते हैं। तो एज इट इज ऐसे ही ग्रुप टेली के अंदर भी होते हैं, यानी कि अकाउंट्स के अंदर होते हैं। कि अगर आप किसी पार्टी को सेल कर रहे हो, अगर आप किसी पार्टी को सेल कर रहे हो, तो जितनी पार्टी होगी आपकी सेलर की, जितनी जिस पार्टी को आप सेल्स कर रहे हो, उन सब पार्टी को हम एक ग्रुप में रखेंगे। दैट्स कॉल्ड सन्ड्री डेटर्स। तो यहां पर हम यही समझने वाले हैं कि सर जो भी आपके लेजर्स होते हैं, उन लेजर्स को आपको किसी न किसी ग्रुप के अंडर में रखना होता है। और ये जो 5 पिलर्स ऑफ अकाउंट्स हम अभी कवर करने वाले हैं, ये आपके लेजर्स के ग्रुप है, ये आपके लेजर्स के ग्रुप है। इसलिए आपको लेजर यानी कि लेजर्स क्रिएट करने से पहले आपको ग्रुप को समझना पड़ेगा, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने से पहले आपको ग्रुप को समझना पड़ेगा। तो यहां पर हम सबसे पहले कवर करते हैं, सबसे पहला हमारा 5 ग्रुप्स में सबसे पहला आता है एसेट। अब एसेट्स का सिंपल हिंदी में अगर हम मतलब समझते हैं तो उसको बोलते हैं संपत्ति। एसेट्स का सिंपल सा मतलब होता है संपत्ति, और संपत्ति का मतलब या तो आपके पास में है या फिर आपकी चीज किसी और के पास में है। बात समझ में आ रही हो क्या, या तो चीज आपके पास में है या फिर आपकी चीज किसी और के पास में। फॉर एग्जाम्पल आपके पास में अभी कैश में फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपीज है, तो हम ये बोल सकते हैं कि सर आपके पास में आपकी जो अभी एसेट है वो है आपके 1 लाख रुपीज की आपकी एसेट है। हम ये बोलते हैं कि सर अगर आपके पास है, आपके बैंक में फॉर एग्जाम्पल 50 लाख रुपीज है, मान करें आपके बैंक में 50 लाख रुपीज से ज्यादा ही बना रहे, आपकी बैंक में सर 50 लाख रुपीज है, और 50 लाख रुपीज हम ये मान के चलते हैं कि ये आपकी एसेट है। लेकिन एक फ्रेंड आया आपका, और उस फ्रेंड ने आपको बोला कि यार एक काम करो, मेरे को अभी ज़रूरत है, आप 5 लाख रुपए मुझको उधार दो, और आपके खाते में 50 लाख रुपए 50 लाख रुपीज़ पड़े, और आपने बोल दिया फ्रेंड्स को ले जा यार, तेरे से ज़्यादा मेरे से बढ़कर कौन है। और आपने 5 लाख रुपीज़ आपके फ्रेंड फॉर एग्जाम्पल अविनाश को आपने ट्रांसफ़र कर दिए। तो आपकी बैंक में कितना हो गया, आपकी बैंक में सर 45 लाख का बैलेंस हो गया, और 5 लाख रुपीस आपके अविनाश के पास में चले गए। और अभी भी आपकी एसेट कितनी है, अभी भी आपकी एसेट 60 लाख रुपीज 51 लाख रुपीज है। इसको हम मान लेते हैं सर 10 लाख रुपीज मान लो फॉर एग्जांपल। तो 60 लाख रुपीज अभी भी आपकी एसेट है। क्यों, 10 लाख रुपीज आपकी कैश में है, 45 लाख रुपीज आपकी बैंक में है, और 5 लाख रुपीज आपकी अविनाश के पास में है। यानी कि अविनाश के पास में जो 5 लाख रुपीज है ये भी आपके ही है, इसका मतलब ये भी आपकी एसेट मानी जाएगी। तो कहने का मतलब सिंपल ये है कि आपके पास में जो भी फिजिकल में है या फिर आप ही का पैसा किसी और के पास में है जिनसे आप मांग रहे हो, उसको हम बोलते हैं एसेट। क्लियर है। अब सर एसेट्स के बहुत सारे टाइप्स हैं, उसको स्टेप बाय स्टेप कवर करते हैं। अगर आप नोट्स बुक साथ में लेके बैठे हो तो नोट्स कर लीजिएगा उसको, क्योंकि ये आपको फिर से लाइफ में ऐसा कोई इंपॉर्टेंट वीडियो इस टेली अकाउंट्स, टेली और जीएसटी पे एक साथ में बल्क में आपको नहीं मिलने वाला है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं एसेट में फिक्स एसेट। अब सर ये फिक्स एसेट्स क्या है? फिक्स एसेट है आपने अपने बिजनेस पर्पस से कोई भी गुड्स परचेज किया। अब यहां पर गुड्स का मतलब क्या होगा, गुड्स का मतलब हमने ऑलरेडी समझ लिया है। गुड्स का मतलब होता है कि सर आप जिसका यूज करोगे सेल करने के लिए। लेकिन अगर हम गुड्स परचेज करेंगे तो ये हमारा स्टॉक माना जाएगा। क्या माना जाएगा? अगर आप कोई गुड्स सेल्स करोगे तो उसको आप स्टॉक बोलोगे।
लेकिन ऐसा प्रोडक्ट आप परचेस करने वाले हो जिसको आप अपने बिजनेस में यूज करोगे। दैट मीन्स कि फर्नीचर, फॉर एग्जांपल आपने नया बिजनेस स्टार्ट किया, आपको फर्नीचर करवाना था, आपने फर्नीचर करवाया फॉर एग्जांपल 50,000 रुपीज का। अब से ये जो 50,000 रुपीज आपने पे किए, ये भी आपकी एक एसेट है। कौन सी एसेट है? फिक्स एसेट। दैट मीन्स कि ऐसा प्रोडक्ट जो आप अपने बिजनेस के यूज के लिए परचेस कर रहे हो और उसका यूज आप मोर देन 1 ईयर तक करोगे, तो उसको हम बोलते हैं फिक्स एसेट। अब फिक्स एसेट्स में कौन कौन से लेजर्स आते हैं वो आप नोट कर लीजिएगा। पहला आता है सर फर्नीचर। अगर आपका कोई मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो तो प्लांट एंड मशीनरी। अगर आपका कोई ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है तो अगर आप व्हीकल परचेस कर रहे हैं तो व्हीकल। अगर आप कोई ऑफिस यूज के लिए मोबाइल परचेज कर रहे हैं, अगर आप ऑफिस यूज के लिए अगर आप लैपटॉप परचेज कर रहे हैं, अगर आप कोई कंप्यूटर परचेज कर रहे हैं, ये सब कुछ। अगर हम बात करते हैं लैंड एंड बिल्डिंग, ये भी आपकी एसेट्स मानी जाती है। तो जब भी हम आगे टैली में जाएंगे और टैली में हम जब करेंगे सर फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, व्हीकल, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, लैंड एंड बिल्डिंग्स, ये हम परचेज कर रहे हैं और इनके आपको लेजर्स क्रिएट करने पड़ रहे हैं, उस समय आपका जो भी ग्रुप सेलेक्ट करना का होगा वो ग्रुप्स आपका होगा फिक्स एसेट। वो ग्रुप आपका कौन सा होगा सर? फिक्स एसेट्स। तो आप यहाँ पे फर्स्ट हमारा ग्रुप आ गया फिक्स एसेट, क्योंकि टैली के अंदर हमको सबसे पहले हमको यही करना होगा कि कौन सा लेजर्स कौन से ग्रुप के अंदर जाएगा। तो पहला ग्रुप आपको समझ में आ गया, ये एक एसेट का पार्ट होता है। सबसे पहला जो एसेट्स होती, पहली एसेट जो होती है हमारी, ये होती है सर फिक्स एसेट्स। चलिए दूसरी एसेट्स की हम बात करते हैं। दूसरे में सर हम यहां पर देखते हैं डिपॉजिट एंड एसेट्स। दूसरे में हम देखते हैं दूसरे आपकी जो एसेट्स है वो होता है सर डिपॉजिट एसेट्स। यहां से समझ लीजिए डिपॉजिट एसेट्स का मतलब क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल आपने एक नया नया बिजनेस स्टार्ट किया और नए नए बिजनेस में आपने क्या किया सर, एक ऑफिस रेंट पर लिया। जब हम कोई ऑफिस रेंट पर लेते हैं तो हमको क्या करना होता है सर, 2+1 पे करना होता है, यानी कि 2 मंथ का हमको एडवांस में पे करना होता है और 1 मंथ का हमको रनिंग रेंट पे करना होता है। तो जो आप एडवांस दे रहे हो उनको, 2 मंथ का जो एडवांस दे रहे हो, ये उनके पास में जब तक ऑफिस आपके पास में जमा रहेगा। बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? चलो हम बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 20,000 रुपीज का रेंट है। जब भी हम ऑफिस लेंगे सर हमको 20,000 पहले तो 40,000 रुपीज उनके पास में जमा करने पड़ेंगे और 20,000 रुपीज का मंथली हमको रेंट पे करना पड़ेगा। तो ये जो 40,000 रुपीज है ये उनके पास में परमानेंटली जमा रहेंगे जब तक ऑफिस आपके पास में है। ठीक है, तो ये जो 40,000 रुपीज हमने उनको पे किए, ये हमारा एक्सपेंसेस नहीं है सर, ये उनके पास में जमा है, हमको बाद में वापस मिलने वाला है, इसलिए हम उसको एसेट बोलेंगे। और कौन सी एसेट है? डिपॉजिट एसेट्स। तो इसका लेजर्स कौन होगा सर? लेजर्स क्या होगा? लेजर्स होगा सर रेंट डिपॉजिट। रेंट डिपॉजिट और उसका हेड होगा आपका डिपॉजिट एंड एसेट्स। क्लियर हो रहा है आपको? चल इसका भी एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर आपने कोई फिक्स बैंक में आपने एफडी करवाई, आपके पास में 50 लाख रुपीस है, उसमें से आपने 25 लाख रुपीस की आपने एफडी करवा दी। अब से ये जो 25 लाख रुपीस है ये आपके पास में बैंक में जमा हो गए 5 साल के लिए, तो ये भी आपके वहां पे डिपॉजिट हो गए। तो जब भी आपकी एफडी होगी यानी कि फिक्स डिपॉजिट होगी, ये भी आपके डिपॉजिट एसेट्स हेड के अंदर जाएगी। ठीक है, दूसरा हम बात करते हैं कि फॉर एग्जांपल हमको एप्पल कंपनी को फ्रेंचाइजी लेनी है, डीलरशिप लेनी है, या सैमसंग की डीलरशिप लेनी है, किसी भी बिजनेस किसी प्रोडक्ट की हमको डीलरशिप लेनी है। तो डीलरशिप के लिए कंपनी क्या करती है, पहले आपसे कुछ सिक्योरिटी अमाउंट जमा करवाती है कि आप जितनी ज़्यादा डीलरशिप, बड़ी डीलरशिप होती है उसके हिसाब से। फॉर एग्जांपल उन्होंने बोला कि आप पहले से 10 लाख रुपीज़ डिपॉजिट करवाओ और ये 10 लाख रुपीज़ हमारे पास में जमा रहेंगे जब तक डीलरशिप आपके पास में है। तो ये जो 10 लाख रुपीज़ उनके पास में जमा है ये हमको वापस मिलने वाला है लास्ट में, जब हमको डीलरशिप हम वहाँ पर ब्रेक कर देंगे। ठीक है, तो ये भी उनके पास में जमा है, हमारा ही पैसा है लेकिन उनके पास में जमा है, इसलिए इसको भी हम क्या बोलेंगे, डिपॉजिट एसेट्स। तो जब भी बात आएगी सर रेंट डिपॉजिट्स की, एफडी की, या फिर सिक्योरिटी डिपॉजिट्स की, तो इन सब के जो भी ग्रुप्स होंगे वो होंगे सर डिपॉजिट एसेट्स। तो लेजर्स कौन से हैं? ये लेजर्स हैं आपके और ये इनके ग्रुप हैं। क्लियर हो गया? चलिए सर नंबर 3 में हम जाते हैं सर लोन्स एंड एडवांस में। लोन्स एंड एडवांसेस क्या? लोन्स एंड एडवांसेस क्या है? लोन्स एंड एडवांसेस का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल आपके पास में
10 लाख रुपीज़ पड़े हैं, और अभी अभी हमने बताया कि हमने अपने फ्रेंड को 5 लाख रुपीज़ हमने उनको उधार में दिए हुए हैं। क्या दिए हैं सर? उनको उधार दिए हुए हैं, वो हमको वापस रिटर्न करने वाला है। इसका मतलब ये हमने उनको क्या दिया हुआ है? लोन दिया हुआ है। यानी कि किसी भी विदाउट बिजनेस ट्रांजैक्शन के, बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब होता है कि हमने उनसे गुड्स परचेज किया है और आप पेमेंट दे रहे हो, हमने उनको गुड सेल्स किया है, आप उनसे पेमेंट कलेक्ट कर रहे हो, ये होता है बिजनेस ट्रांजैक्शन। या फिर अगर आपने उनसे कोई सर्विस ली है या फिर आपने उनको कोई सर्विस दी है, तो उसको बोलते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन। लेकिन ये तो हमने उनसे कोई न सर्विस ली है, न कोई गुड्स लिया, कुछ नहीं। तो बिजनेस विदाउट बिजनेस ट्रांजैक्शन के अगर हम किसी को पे करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? लोन्स एंड एडवांसेस। तो आपको जिस नेम्स को आपने पे किया, जैसे फॉर एग्जांपल आपके फ्रेंड का नाम था अविनाश, आपने अविनाश को पे किए, तो अविनाश का आपका लेजर्स क्रिएट होगा, और लेजर्स का जो ग्रुप होगा वो होगा सर लोन्स एंड एडवांसेस। क्लियर है? तो आप जिस जिस पर्सन को आप उधार में पैसे दे रहे हो, जो बाद में आपको वापस देगा, तो उसको हम बोलते हैं सर लोन्स एंड एडवांसेस। ओके, चलिए नंबर 4 पॉइंट आता है सर इन्वेस्टमेंट। हर कोई सर इन्वेस्टमेंट करता है। अब इन्वेस्टमेंट का मतलब यहां पर, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, अगर आप किसी बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हो, अगर आपने किसी के डिबेंचर्स परचेज किए हुए हैं, तो ऐसे इन्वेस्टमेंट आपके इन्वेस्टमेंट ग्रुप के अंदर आएंगे। लेकिन सर अगर आप ये बोल रहे हैं कि सर हमने लैंड में इन्वेस्ट किया और आपने फॉर एग्जांपल 50 लाख रुपीस का एक प्लॉट परचेज कर दिया और आपने बोला सर मैंने इन्वेस्टमेंट किया, सर ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये आपकी एसेट है। तो उसको हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे? एसेट के अंदर ले जाएंगे, क्योंकि वो आपकी लैंड है, लैंड एसेट में आती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इन्वेस्टमेंट के अंदर कौन कौन से लेजर्स आएंगे जहां पर आपका जो प्रॉफिट है वो फ्लक्चुएशन रहता रहता है, या तो ऊपर नीचे होता रहता है, उसको हम सिंपल सा बोलते हैं सर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, नंबर 5, नंबर 5 में हम चलते हैं, वहां पर हम देखते हैं कि सर सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स ये क्या होते हैं सर? अगर हमने किसी भी पर्सन को गुड सेल्स किया और उन्होंने ये बोला कि पैसा मैं बाद में दूंगा, सर गुड्स अभी आप मुझे दे दो, आपने बोला यस ले जा, क्योंकि आज की तारीख में जो ज़्यादा क्रेडिट देता है, जितनी ज़्यादा क्रेडिट देता है उनका टर्नओवर ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि अगर सर उसने गुड्स परचेज किया, वो जब तक किसी और को सेल नहीं करेगा तो उसके पास में पैसा कहाँ से आएगा? तो वो आपको कब से देगा? इसलिए क्या होता है कि जब भी हम किसी पर्सन को गुड्स सेल्स करते हैं तो उसको हम क्रेडिट सेल्स बोलते हैं। कौन सा सेल्स बोलते हैं सर? क्रेडिट सेल्स। तो क्रेडिट सेल्स जब भी आप करोगे, यानी कि जिस पर्सन को आपने क्रेडिट सेल्स किया है, उस पर्सन का जो भी नेम होगा, उस पर्सन को हम सन्ड्री डेटर्स के हेड में रखेंगे। आगे हम जब ट्रांजैक्शन कवर करेंगे उस समय आपको इजीली क्लियर हो जाएगा कि सर सन्ड्री डेटर्स का मतलब क्या होता है। एक बार फिर से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। सन्ड्री डेटर्स का मतलब होता है कि अगर आप किसी भी पर्सन को क्रेडिट पे गुड सेल्स कर रहे हो, सामने वाली पार्टी जो भी आपका नेम होगा उसका, उस नेम को सन्ड्री डेटर्स के हेड में रखेंगे। क्लियर हो रहा है? चलो नंबर 6, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्या होता है सर? क्लोजिंग स्टॉक का मतलब हमने देखा था कि सर अगर हम कोई भी गुड्स परचेज करते हैं, हमने फॉर एग्जांपल 10 एलईडी टीवी परचेस की और उसमें से 9 एलईडी टीवी हमारी सेल हो गई, एक एलईडी टीवी अभी भी हमारे पास में पड़ी हुई है, उसी को सिंपल हम बोलते हैं सर स्टॉक। स्टॉक का मतलब हमने जो कोई भी प्रोडक्ट, या अगर बिजनेस है तो रॉ मटेरियल या फिनिश गुड्स होगा, ट्रेडिंग बिजनेस है तो प्रोडक्ट होगा, ये हम परचेज करके रखते हैं और सेल नहीं हुआ है, उसको हम नेक्स्ट ईयर सेल करेंगे, तो ये हमारे लिए क्लोजिंग स्टॉक माना जाता है। नंबर 7 में आएगा सर कैश एंड बैंक। कैश अकाउंट सबसे ले लेते हैं। आपके पास में कैश होता है तो कैश का भी ऑटोमेटिक एक लेजर होता है जिसको कैश इन हैंड में रहता है। जब भी आप टेली में लेजर्स क्रिएट करोगे, आपको लेजर्स क्रिएट करने की जरूरत नहीं होती है कैश में, क्योंकि बाय डिफॉल्ट कैश का लेजर्स क्रिएटेड होता है, क्योंकि टेली प्राइम वालों को भी मालूम है कि बिना कैश के कोई भी बिजनेस नहीं होता है। नंबर 8, बैंक। अब सर ये बैंक क्या? बैंक का मतलब होता है कि आप बिजनेस कर रहे हो, आपकी फर्म के नाम से किसी भी बैंक में अकाउंट है, आपकी फर्म के नाम से किसी भी बैंक में अकाउंट है, उस लेजर्स को आप बैंक अकाउंट्स के ग्रुप में रखोगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपने बीओआई बैंक में आपने अकाउंट ओपन करवाया, करंट अकाउंट ओपन करवाया। अब सर बीओआई अकाउंट्स के अंदर आपने अकाउंट बनवाया और आप उसमें ट्रांजैक्शन कर रहे हो, पैसे डिपॉजिट कर रहे हो, निकाल रहे हो, चेक दे रहे हो, वे सब कुछ कर रहे हो, और आपने उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है, तो बीओआई बैंक अकाउंट्स के लेजर्स को क्रिएट करना होगा और उसको आपको बैंक अकाउंट्स के हेड में रखना होगा। क्लियर हो रहा है आपको यहाँ तक? चलिए, तो 8 ग्रुप हमने कवर कर लिए और 9th हम कवर करते हैं सर अदर करंट एसेट्स।
इसके अलावा और भी अगर आपकी कोई एसेट्स है तो वो आपके अदर करंट एसेट्स में आएगी। ये हम और नेक्स्ट वीडियो में कभी आएंगे तो ले आएंगे अदर करंट एसेट्स में, जैसे अगर हम कोई एक्रूड इंटरेस्ट है, हमारी कोई रिसीवेबल इनकम्स हैं, ऐसी कोई इनकम्स हैं, वो इनकम आपके इस हेड में आती है। ये बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन का पार्ट होता है। अगर आप टैक्स कंसल्टेंट बनना चाहते हैं तो हमारा कोर्स टैक्स कंसल्टेंट का है जो 12 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। बाकी की अगर आप बाद में वीडियोस देख रहे हैं तो हमारी परमानेंटली हर मंथली नई नई बैच आती रहती है, आप उसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक दे रखी है, गूगल फॉर्म आप सबमिट कीजिएगा या फिर आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर भी दे रखा है, उस पर आप कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं। वहां पर भी हमको इसी तरह से डिटेल्स में आपको पढ़ाएंगे। चलिए, तो ये हमने बात कर ली सर एसेट्स की। तो एसेट्स में अगर आप यहां पर देखेंगे तो आपके कितने टाइप्स के एसेट है। सबसे पहला एसेट्स हमने देखा फिक्स डिपॉजिट, इसके बाद हमने देखा डिपॉजिट एंड एसेट्स, इसके बाद हमने लोन्स एंड एडवांसेज, इन्वेस्टमेंट, सन्ड्री डेटर्स, क्लोजिंग स्टॉक, कैश, बैंक एंड अदर करंट एसेट। तो ये सभी आपके एसेट्स के पार्ट हैं और एसेट्स के अंदर कौन कौन से लेजर्स आते हैं ये भी हमने देख लिया है। वीडियो को एक बार पॉज कर दीजिएगा और फिर आप उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और टैली के अंदर आपको कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। चलिए, अब हम सेकंड पिलर की तरफ मूव करते हैं। हमारा फर्स्ट पिलर हमारा क्लियर हो गया एसेट्स। सेकंड पिलर की तरफ मूव करते हैं जिसको हम बोलते हैं सर लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज को अगर हिंदी में बोले तो उसको बोलते हैं दायित्व। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? दायित्व। कोई बोलता है कि सर मेरा ये दायित्व बनता है कि मैं आपकी सेवा करूं, सर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी मेरी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन यहां पर सर दायित्व का मतलब होता है कि मुझे चुकाना है। यहां पर दायित्व का क्या मतलब होता है कि मुझे चुकाना है क्योंकि मैंने आपसे ले रखा है। दैट्स कॉल्ड लाइबिलिटी। तो हिंदी में क्या बोलेंगे उसको? दायित्व। थोड़ा सा हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाता है, क्योंकि सर हम बिना एग्जाम्पल के तो क्लियर ही नहीं होता। चलो एग्जाम्पल दे देते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास में अभी पैसा नहीं है, आपके पास में अभी पैसा नहीं है और आपने, आपका एक दोस्त है मिस्टर राम, आपका एक दोस्त है मिस्टर राम, उससे उनसे आपने 1 लाख रुपीज अभी उधार लिए। आपने उनको बोला यार मेरे को अभी इमरजेंसी में जरूरत है, मेरे को जीएसटी का पेमेंट करना, आप मेरे को 1 लाख रुपए दे दो। उन्होंने आपको 1 लाख रुपए का पेमेंट कर दिया। अब सिर्फ ये 1 लाख रुपए क्या आपके हो गए? क्या आप हो गए? अभी तो आपका काम निकल गया, आपने आपके बैंक अकाउंट में लिए और जीएसटी डिपार्टमेंट वालों को 1 लाख रुपए का टैक्स पे कर दिया। लेकिन सर ये बाद में आपको पे भी तो करने पड़ेंगे। ऐसा तो नहीं है कि राम ने आपको ऐसा ही दे दिया। नहीं सर, आपको वापस पे करने पड़ेंगे। तो दैट मीन्स लाइबिलिटी। अब लाइबिलिटीज के भी बहुत सारे पार्ट्स हैं, इसको भी हम कवर करते हैं। सबसे पहला हम बात करते हैं सर लाइबिलिटीज की, पहली बात करते हैं लोन्स एंड लाइबिलिटीज। ध्यान से समझ लीजिए सर, अच्छे से आपको बहुत इजी तरीके से समझ में आ जाएगा। लेक्चर वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है सर। आप अकाउंट से लेके इनकम, सॉरी जीएसटी और टैली सब कुछ एक कंबाइन में कवर करने वाला। जो कोर्स लोग 3-3 3.5 महीनों में सिर्फ इतना सीखते हैं, ये हम आपको एक ही वीडियो में सिखा रहे हैं। इसका मतलब वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा सर ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है। चलिए, सबके बात करते हैं सर लोन से लाइबिलिटीज के। लोन से लाइबिलिटीज के अंदर क्या आता है? लोन से लाइबिलिटीज का मतलब होता है, सबसे पहले आता है सर आपका सिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन क्या होता है? सिक्योर्ड लोन होता है अगर आप किसी भी बैंक से लोन लेते हो, उसके साथ में आप या तो कोई भी प्रॉपर्टी मॉर्गेज करते हो, या फिर आप होम ले लेते हो तो आपकी वो रजिस्ट्री आप उनको देते हो, या फिर कोई भी मशीनरी या ऐसा कोई भी प्रोडक्ट आप उनको मॉर्गेज रखते हो, यानी कि कोई न कोई सिक्योरिटी आप प्रोवाइड करते हो। उसी को सर हम बोलते हैं सिक्योर्ड लोन। अब सर आप गए एचडीएफसी बैंक के पास में और एचडीएफसी बैंक को बोला कि सर मुझे 20 लाख रुपीस का लोन चाहिए। उन्होंने बोला सर कोई बात नहीं, हम 20 लाख रुपीस का लोन दे देंगे, आप इनकम टैक्स और ये सब डॉक्यूमेंट लेके आओ और क्या प्रॉपर्टी आपके पास में, किसके अगेंस्ट में आप लोन लेना चाहते हो वो भी आप लेके आओ। हम लेके गए और कंपनी ने, एचडीएफसी बैंक ने 20 लाख रुपीस का लोन सैंक्शन कर दिया और उन्होंने वो चेक हमको दे दिया और वो चेक हमने हमारे बैंक अकाउंट्स में डिपॉजिट कर दिया और हमारे बैंक अकाउंट्स में 20 लाख रुपीज आ गए। अब 20 लाख रुपीस हमारे पास में आ गए तो हमको इसका ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना होगा और ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए हमको लेजर्स क्रिएट करने होंगे। तो पहला लेजर्स होगा सर हमारा एचडीएफसी बैंक लोन अकाउंट। कौन सा होगा? एचडीएफसी बैंक लोन अकाउंट्स का आपको एक लेजर्स क्रिएट करना होगा और उस लेजर्स को आपको सिक्योर्ड लोन के अंदर रखना होगा।
है। अगर आप कोई भी होम लोन लेते हो, होम लोन भी आपका सिक्योर्ड लोन के अंदर जाएगा। अगर आप मॉर्गेज लोन लेते हो वो भी आपका सिक्योर्ड लोन के अंदर जाएगा। दैट मीन्स कि अगर आप किसी भी बैंक से, अगर आपने ऐसा बीओआई बैंक से भी लोन लिया, एक्सिस बैंक से भी आपने लोन लिया, तो ये सब जो भी लोन्स होंगे ये सभी लोग आपके सिक्योर्ड लोन के अंदर जाएंगे। तो सिक्योर्ड लोन आपको इजीली तरीके से समझ में आ गया। दूसरा, हम यहाँ पर लोन्स एंड लाइबिलिटीज में ही अनसिक्योर्ड लोन की बात करते हैं। सर अनसिक्योर्ड लोन में आप उनसे लोन ले रहे हो जिन जो आपके रिलेटिव्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, यानी कि बैंक नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी रमेश से लोन लिया, अब सर रमेश को आपने कौन सी सिक्योरिटी प्रोवाइड की है? आपने रमेश को क्या आपके घर के डॉक्यूमेंट्स दे दिए? क्या आपके घर की रजिस्ट्री आपने दे दी थी क्या, ले रजिस्ट्री ले ले और ये मुझे लोन दे दे? ऐसा नहीं सर। आपने अपने फ्रेंड से, अपने रिलेटिव से अगर आप लोन लेते हो तो उसको अनसिक्योर्ड लोन बोलते हैं। और जिस पर्सन से आपने लोन लिया है उसके नेम का आपको लेजर्स क्रिएट करना होगा और उसको आपको अनसिक्योर्ड लोन के अंदर रखना होगा। इस लोन किस हेड के अंदर रखना होगा सर? अनसिक्योर्ड लोन के अंदर रखना होगा। तो लोन्स एंड लाइबिलिटीज में आपके दो लोग हैं, एक हो गया सिक्योर्ड लोन, दूसरा हो गया अनसिक्योर्ड लोन। तीसरा होता है सर सीसी एंड ओडी अकाउंट। ये भी आपकी लाइबिलिटीज है। सीसी एंड ओडी अकाउंट्स का मतलब होता है कि सर कैश, क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट। कैश, क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट का मतलब ये होता है कि सर अगर आपकी बैंक में जीरो बैलेंस है फिर भी आगे एक लिमिट तक आप या तो कैश विड्रॉल कर सकते हो या फिर कैश किसी को पेमेंट कर सकते हो। बैंक आपको ये अथॉरिटी देती है। तो जब आपके बैंक में जीरो बैलेंस है, आपकी बैंक में जीरो बैलेंस है और आपने किसी को 5 लाख रुपीज़ का पेमेंट किया, तो सर आप बैंक आपसे 5 लाख रुपीज़ वापस मांगेगी। बैंक आपसे 5 लाख रुपीज़ मांगेगी। तो ये आपके लिए कौन सी लाइबिलिटी है? ये आपके लिए सीसीएनओडी है। कौन सी है? सीसीएनओडी। सीसीओडी में क्या डिफरेंस है, ये हमने हमारे यूट्यूब चैनल या फिर टीच विद करण सर के यूट्यूब चैनल पर आप जाओगे तो वहां पर आपको सीसी और ओडी के बारे में भी डिटेल्स में समझा दिया गया है, तो वहां से आप देख सकते हो। ठीक है सर। तो यहाँ पर हमने लोन्स एंड लाइबिलिटीज के अंदर आपके 3 पार्ट्स कवर किए। एक सिक्योर्ड लोन हमने कवर कर दिया, दूसरा अनसिक्योर्ड लोन कवर कर दिया और तीसरा सीसी और ओडी हमने कवर कर दिया। इसके बाद हम बात करते हैं सर ड्यूटीज एंड टैक्सेस। ये ड्यूटीज एंड टैक्सेस का मतलब, अगर आप किसी का टीडीएस डिडक्ट कर रहे हो तो आपको गवर्नमेंट को पे करना होता है, तो ये आपके ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाएगा। अगर आप जीएसटी के अंदर हो, आप जीएसटी पार्टी से कलेक्ट कर रहे हो तो आपको गवर्नमेंट को पे करना है, तो वो आपके ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर जाएंगे, जो अभी हम आगे कवर करने वाले हैं। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं सर सन्ड्री क्रेडिटर्स। नेक्स्ट ग्रुप कौन सा है हमारा? सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स का मतलब होता है कि सर हम किसी भी पर्सन से गुड्स परचेज करते हैं, हम किसी भी पर्सन से गुड्स परचेज करते हैं, उनको हम बोलते हैं सर सन्ड्री क्रेडिटर्स। अब सन्ड्री क्रेडिटर्स हम उधार में परचेज कर रहे हैं, उनको पेमेंट हमको बाद देना होता है, इसलिए ये भी हमारी क्या है सर? लाइबिलिटी है। तो लाइबिलिटीज का एक और पार्ट होता है सन्ड्री क्रेडिटर्स। आपने फॉर एग्जांपल सुरेश से गुड्स परचेज किया तो सुरेश का लेजर्स क्रिएट करना होगा और उसको आपको सन्ड्री क्रेडिटर्स के हेड में रखना होगा। क्लियर हो रहा है आपको? जी सर। इसके बाद नेक्स्ट आएगा सर अदर्स करंट लाइबिलिटीज। अदर्स करंट लाइबिलिटीज के अंदर हम जब बैलेंस शीट फाइनल करते हैं उस समय आता है सर प्रोविजंस हमको क्रिएट करने होते हैं, हमको पेबल्स की एंट्री पास करनी होती है। ये जितने भी आपके लाइबिलिटीज़ है, ये लाइबिलिटीज सभी आपके अदर करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर जाती हैं। इसके लिए आपको एडवांस कोर्स करना पड़ेगा और एडवांस कोर्स हम करवाते हैं, लिंक आपके डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखिए। ठीक है। तो ये दो हमने कवर कर लिए। क्या क्या कवर कर लिए सर? हमने एक कवर कर लिया सर आपका एसेट और दूसरा हमने यहाँ पर कवर कर लिया सर लाइबिलिटीज। अब ये जो एसेट्स और लाइबिलिटीज ये दोनों कहाँ जाती है सर? ये दोनों बैलेंस शीट्स के अंदर शिफ्ट होती है, यानी कि इनके जितने भी लेजर्स हैं, जितने भी ग्रुप्स हैं, वो सभी ग्रुप्स आपके बैलेंस शीट्स के अंदर जाते हैं। ओके। तो यहाँ पर हमारी एसेट्स जो हमने कवर की, ये भी एसेट्स आएगी, यहाँ पर आपकी लाइबिलिटीज आएगी। तो ये जितने भी लाइबिलिटीज और एसेट्स के जो भी लेजर्स हैं वो सभी लेजर्स आपके कहाँ पे शिफ्ट होते हैं? बैलेंस शीट में शिफ्ट होते हैं। अब एक और हमारा बच जाता है सर बैलेंस शीट्स का कैपिटल अकाउंट्स। एक और बच जाता है कैपिटल। अब सर ये कैपिटल अकाउंट्स क्या होता है? सर जिसका बिजनेस है, फॉर एग्जांपल एक इंडिविजुअल पर्सन है, इंडिविजुअल पर्सन में मिस्टर ए है, मिस्टर ए ने बिजनेस में जितना भी इन्वेस्ट किया हुआ, मिस्टर ए ने बिजनेस में जितना भी इन्वेस्ट किया हुआ है वो सब क्या है सर? वो आपका कैपिटल है। वो क्या है? आपका कैपिटल है। तो वो कैपिटल की एंट्री होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए ने पैसा लगाया तो मिस्टर ए का लेजर्स बनेगा, उसको हम कैपिटल्स के हेड में रखेंगे। तो ये भी आपका कहाँ आता है? बैलेंस शीट्स के अंदर आता है। अगर बैलेंस शीट के इक्वेशन को अगर हम देखते हैं तो ये होती है सर
आपकी जो एसेट्स होती है वो आपकी कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज के बराबर होती है। क्लियर? इतना आप याद रख लीजिएगा कि आपकी जो भी एसेट होती है वो आपकी कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज के बराबर होती है। जिसका जितना ज्यादा कैपिटल होगा वो बिजनेस स्ट्रेंथ होगी, जिसकी ज्यादा लाइबिलिटीज होगी वो बिजनेस इतना स्ट्रांग नहीं होगा, क्योंकि जितनी एसेट है उतना तो पैसा आपको किसी और लाइबिलिटीज वालों को देना ही है। क्लियर हो रहा है आपको यहाँ तक? तो जितना भी आपका कैपिटल ज्यादा होगा, लाइबिलिटीज कम होगी, उतना ही बिजनेस में अच्छा रहता है। तो ये हमने कवर कर लिया सर, बिजनेस के 3 पिलर्स हमने कवर कर दिए। एक कवर कर दिया एसेट्स, दूसरा कवर कर दिया लाइबिलिटीज, और तीसरा कवर कर दिया आपने कैपिटल। अब हम आगे बात करते हैं एक्सपेंसेस, यानी कि सर एक्सपेंसेस एक और पिलर, 4 पिलर की हम बात करते हैं एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है सर? एक्सपेंसेस का मतलब होता है कि हमने किसी से कोई सर्विस ली, इसके अगेंस्ट में हमने कुछ पेमेंट किया और बाद में वो पेमेंट हमको बाद में मिलने वाला ही नहीं है सर, हमने तो खर्चा कर दिया। यानी कि हमसे उसे सर्विस ले ली हमने। फॉर एग्जांपल आपका ऑफिस आपने रेंट पे दिया, आपने ऑफिस रेंट पे लिया और 20,000 रुपीज का आपका रेंट था। एक महीने का रेंट 20,000 आपने यहां पर पे कर दिया। अब सर आपने एक मंथ हो गया, आपने 20,000 पे कर दिया, क्या वापस मिलने वाला 20,000? आंसर इज नो, दैट्स कॉल्ड एक्सपेंसेस। यानी कि सर आपके मंथली या फिर एनुअली या कोई भी टाइप का आपका खर्चा है, यानी कि आपके यहाँ से पैसा चला जाता है, वो पैसा बाद में लौट कर वापस नहीं आता है, उसको बोलते हैं एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है सर आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस और दूसरा होता है सर आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस को सिंपल सा हम बोलते हैं जो चीज़ बिजनेस से कनेक्टेड होता है, यानी कि अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होता है तो मैन्युफैक्चरिंग में फ्रेट चार्जेस, वेजेस, यानी लेबर जो को पे करते हैं वो, फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी, ये सब सीधे बिजनेस से कनेक्टेड होते हैं। अगर हम लेबर नहीं पे करेंगे तो गुड्स नहीं बनेगा, अगर हम फैक्ट्री का रेंट नहीं पे करेंगे तो हमारा गुड्स नहीं बनेगा, अगर हम फैक्ट्री का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे नहीं करेंगे तो हमारा गुड्स नहीं बनेगा। तो जहां पर भी आपका कोई भी ऐसा एक्सपेंसेस ना करने से अगर बिजनेस रुक जाता है उसको डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं। तो उसके एग्जांपल कौन कौन से हैं? सब फ्रेट चार्जेस, वेजेस, फैक्ट्री रेंट, इलेक्ट्रिसिटी फैक्ट्री के, ये सभी जितने भी लेजर्स हैं वो लेजर्स आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर जाते हैं। अगर हम ट्रेडिंग बिजनेस की बात करते हैं तो उसमें कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं होता है, सभी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ही होता है। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है? सर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब होता है कि बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए आपको कोई ना कोई खर्चे जरूर करने होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कोई एम्प्लॉय रखे, आपने कोई एम्प्लॉय रखे, सर एम्प्लॉय फ्री में आपके यहाँ पर काम करेंगे क्या? नहीं। क्या पे करना पड़ेगा? सर आपको सैलरी पे करना पड़ेगा, दैट्स कॉल्ड एक्सपेंसेस। सर आपने ऑफिस रेंट पर लिया, आपको रेंट पे करना पड़ रहा है, सर क्या रेंट कौन सा है आपका? एक्सपेंसेस। सर आपने इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस का यूज कर रहे हो, अगर आप ट्रेडिंग बिजनेस है आपके गोडाउन का भी यूज कर रहे हो, किसका भी यूज कर रहे हो, सर ये भी आपका इलेक्ट्रिसिटी क्या है? आपका एक्सपेंसेस है। सर आपके सिंपल सी चीज़ है कि यहाँ पर अगर आपने कोई पोस्टेज एंड कुरियर करवाया, उसका भी अपने एक्सपेंसेस पे किया। तो ये जितने भी खर्चे हैं, ये जितने भी खर्चे हैं, ये सभी क्या है? ये सभी आपके एक्सपेंसेस होंगे। तो यहाँ पर एक्सपेंसेस का अगर हम सिंपल से लेजर्स बनाते तो सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, कमीशन, इसके बाद में अगर हम बात करें लीगल एक्सपेंसेस, डेप्रिशिएशन, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ये जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं इन सब के जो हेड होगा वो होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, लास्ट हमारा एक और रह जाता है जिसको हम बोलते हैं इनकम। इनकम का मतलब होता है कि हम किसी को कुछ सेल्स करते हैं या फिर हम ऐसा कुछ करते हैं जहां से हमको आय होती है, एक्स्ट्रा मनी हमारे पास में आती है, उसको बोलते हैं इनकम। अगर आप जॉब कर रहे हो तो सर आपकी इनकम क्या है? सैलरी की। अगर आप बिजनेस कर रहे हो आपकी इनकम क्या है? सर हम इनकम जो भी सेल्स कर रहे हैं वो हमारा इनकम है। तो यहाँ पर आपकी 2 टाइप्स की इनकम होती है, एक डायरेक्ट इनकम होती है, एक इनडायरेक्ट इनकम होती है। डायरेक्ट इनकम में आपका सेल्स आता है और इनडायरेक्ट इनकम में आपकी ऐसी इनकम जिसका आपका बिजनेस नहीं है फिर भी हो रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके बैंक में कुछ पैसा पड़ा हुआ है, वहां से आपको इंटरेस्ट आ रहा है। सर आपने किसी में इन्वेस्ट किया है, वहां से आपको डिविडेंड आ रहा है। सर आपने आपका घर है किसी को रेंट पे दे रखा है, वहां से आपको हाउस रेंट आ रहा है आपको। ये सब आपकी इनकम है और इस इनकम को इनडायरेक्ट इनकम कहा जाता है। इसको सेल्स से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि सेल्स आपका बिजनेस है, वो आपकी बिजनेस इनकम है, लेकिन ये जो अदर इनकम है वो आपकी बिजनेस इनकम नहीं है। तो सेल्स और इनकम ये सब किसके पार्ट है? ट्रेडिंग और पीएनएल के पार्ट है। और एसेट्स, लाइबिलिटीज और कैपिटल ये आपके बैलेंस शीट्स के पार्ट है। थोड़ा सा ओवरव्यू हम यहां पर कवर कर लेते हैं। किस किस के पार्ट है सर? आपके एसेट जितनी भी थी प्लस
लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये सब कहाँ जाते हैं? आपकी बैलेंस शीट में, ठीक है। और इनकम एंड एक्सपेंसेस, ये कहाँ जाते हैं सर? ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्लियर होगा आपको यहाँ तक? आई होप कि आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है और आपने पूरा वीडियो आराम से देख लिया। अब सर हम आगे बात करते हैं। यहां तक हमको समझ में, अब हमको ये समझ में आ गया कि सर कौन सा लेजर्स कौन से ग्रुप में जाएगा, कौन सा लेजर्स कौन से ग्रुप में जाएगा, ये हमको समझ में आ गया। अब हम टेली के अंदर जब करने के लिए जाएंगे ना, तो सर हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा, हमको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। टेली हमारे लिए चुटकी में हो जाएगा। मैं बोल रहा हूँ ना, अगर आपने अकाउंट पे फोकस अच्छे से कर लिया, आपका टेली चुटकियों में हो जाएगा। टेली सीखने में टाइम नहीं लगता है सर, आपको अकाउंट्स पर फोकस करने में ही टाइम लगता है, ठीक है। अब हमने सर समझ लिया 5 पिलर्स ऑफ अकाउंट्स, और हमने समझ लिया कि सर बिजनेस कितने टाइप्स के होते हैं, करता कौन है। लेकिन हमारा जो मेन तो रह गया ना सर, ट्रांजैक्शन, यानी कि सर बिजनेस के अंदर कौन कौन से ट्रांजैक्शन होते हैं ये हमको देखना है, और उस ट्रांजैक्शन को टैली के अंदर कैसे रिकॉर्ड करेंगे ये भी हमको देखना है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है लेकिन बहुत इंफॉर्मेटिव है, ठीक है सर, बने रहिएगा मेरे साथ में। अब हम कवर करते हैं सर सबसे पहले कि हाउ टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन, यानी कि ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कैसे करते हैं। तो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए आपको सिर्फ मैं आपको 2 सूत्र बताता हूं। कौन से 2 सूत्र बताता हूं आपको? कोई गोल्डन रूल्स में आपको यहां पे नहीं बताऊंगा कि ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए व्हाट्स कम्स इन डेबिट व्हाट गोज आउट पे जाओ। मैं आपको 11th की कोई पढ़ाई नहीं करा रहा हूं। मैं आपको सिंपल 2 सूत्र ऐसे बताऊंगा जिसमें आप जिंदगी भर भूल जाओगे, या मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन आपको याद नहीं रखना पड़ेगा, आप ऐसे ही कर लोगे, यानी कि ट्रांजैक्शन भूलने का सवाल ही पैदा नहीं होगा सर। बस इस 2 सूत्र को आप ध्यान से समझ लो। क्या सर, जब भी कोई बिजनेस में हमने बोला था कि अगर आप कुछ रिसीव करोगे और आप कुछ पे करोगे, बस 2 चीजें आपको ध्यान में रखती हैं। या तो आप किसी से कुछ लोगे या किसी को कुछ दोगे। अब क्या ले सकते हो आप बिजनेस में? सबसे पहला, आप बिजनेस में सर गुड्स लोगे। अगर आपको बिजनेस करना है तो आप प्रोडक्ट परचेस करोगे, और प्रोडक्ट का गुड्स का मतलब क्या होता है? जिनको हम सेल करेंगे, ये हम परचेस करेंगे। तो जब भी आप कोई गुड्स परचेस करोगे तो उसको आपको लिखना है परचेस, और परचेस जब भी होगा सर ये होगा डेबिट। परचेज जब भी अगर होगा, यानी कि गुड्स आपके पास में आ रहा है, तो ये क्या होगा सर? डेबिट। जब भी आप कोई रिसीव करोगे आपको डेबिट करना है। दूसरा क्या रिसीव कर सकते हो सर बिजनेस में आप? कैश एंड बैंक। आपने किसी को कोई गुड सेल्स किया हुआ, वहां से आप क्या रिसीव करोगे सर? उन्होंने कैश में पेमेंट किया, कैश रिसीव करोगे। अगर उन्होंने बैंक से पेमेंट किया, बैंक रिसीव करोगे। अगर आप किसी से मांग रहे हो पैसा, उसने आपको दिया, तो आप बैंक से चेक से रिसीव करोगे। यानी कि ये जब भी पेमेंट आप कैश या बैंक रिसीव करते हो, आपके पास में आता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे सर? डेबिट बोलेंगे। उसको हम क्या बोलेंगे? डेबिट बोलेंगे। और तीसरा, हम किसी से कोई सर्विस लेते हैं, जैसे कौन कौन सी सर्विस हमने अभी अभी देखा था? रेंट की सर्विस, सैलरी की सर्विस, लीगल एक्सपेंसेस की सर्विस, इलेक्ट्रिसिटी की सर्विस, ये सब सर्विस लेते हैं। सर्विस के अगेंस्ट में हमको कुछ पे करना होता है, और जब भी हम कोई पे करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर ऑलवेज डेबिट। बस ये 3 बिजनेस में आप रिसीव करते हो। एक गुड्स रिसीव करोगे, कैश रिसीव करोगे, बैंक से चेक रिसीव करोगे, और किसी से आप सर्विस रिसीव करोगे। जब भी आप कोई रिसीव करोगे आपको डेबिट करना है, ठीक है। अब आप क्या दे सकते हो सर? या तो आप किसी को कोई गुड्स दे सकते हो। क्या दे सकते हो? गुड्स। गुड्स का मतलब क्या होता है सर? सेल्स। अगर आप किसी को देते हो तो उसको सेल्स बोलते हैं, और किसी से गुड्स लेते हो तो उसको परचेज बोलते हैं। तो यहां पर सेल्स होगा, और सेल्स आपका क्या होगा सर? क्रेडिट होगा। और क्या दोगे सर? आप किसी को कैश दोगे, यानी कि आपसे किसी ने आपने किसी से सर्विस ली, या फिर आपने किसी से कोई गुड्स परचेज किया, तो उसको आपको पेमेंट भी तो देना पड़ेगा ना। तो जब भी आप पेमेंट दोगे, या फिर अगर आप चेक से दे रहे हो तो आप बैंक से दे रहे हो, तो जब भी आप दोगे आपके यहाँ से कैश जाएगा या चेक जाएगा, उसको आप क्रेडिट करोगे। सिंपल फंडा। बस इतना आप याद कर लो, इतना आप याद कर लो, आपके अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन इजी हो जाएंगे। और मैं अभी आपको आगे करके बताऊंगा भी कि ये ट्रांजैक्शन आप ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आप अपने ट्रांजैक्शन के अंदर किस तरह से आप इसको रिकॉर्ड करोगे। और साथ में एक और हम देंगे कि सर अगर हमारा कोई सर्विस का बिजनेस है तो आप सर्विस भी प्रोवाइड करोगे, और वो सर्विस भी आपकी क्रेडिट ही हो गई। दैट मीन्स कि आप 3 चीज़ें परचेस बिजनेस में लाते हो, 3 चीज़ें बिजनेस से देते हो। एक लाते हो कैश, कैश देते भी हो।
गुड्स परचेज करके गुड सेल्स भी करते हो, सर्विस देते भी हो तो सर्विस कभी कभी लेते भी हो। तो ये 3 दोगे और 3 लोगे। जब दोगे तो क्रेडिट होगा, जब आएगा तो डेबिट होगा। क्लियर है? सिंपल सा फंडा सर, कोई दिमाग में टेंशन लगने की जरूरत नहीं है। अब सर हम आगे बढ़ते हैं अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन पे। यानी कि सर अकाउंटिंग के ट्रांजैक्शन किस तरह से रिकॉर्ड, यानी कि कौन कौन से अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन होते हैं और उसको किस तरह से रिकॉर्ड करते हैं और उसको हम टैली के अंदर किस तरह से रिकॉर्ड करेंगे। एक एक ट्रांजैक्शन में आपको यहाँ पे करके बताऊंगा और टैली में भी आपको मैं करके बताऊंगा, ताकि आपको कोई भी डाउट नहीं हो, एक भी चीज आपकी यहाँ पे स्किप ना हो, ताकि आपको कंप्लीट वीडियो आपको यहाँ पर मिले। सबसे पहला सर, जब भी हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जब भी हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमको कैपिटल की जरूरत पड़ती है। एम आई राइट? जैसे फॉर एग्जांपल मिस्टर राम ने एक बिजनेस स्टार्ट किया और उन्होंने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, कैपिटल इंट्रोड्यूस इनटू बिजनेस ऑफ रुपीज 5 लाख रुपीज। क्या किया सर उन्होंने? 5 लाख रुपीज का उन्होंने बिजनेस में इन्वेस्ट किया। अब हम यहाँ पर जो अकाउंटिंग करेंगे, ये किसकी अकाउंटिंग करेंगे सर? हम बिजनेस की अकाउंटिंग करेंगे। हम किसके कर रहे हैं? बिजनेस में। तो बिजनेस में क्या हो रहा है? बिजनेस में पैसा आ रहा है, तो हमने बोला था जब आता है तो क्या करना? डेबिट करना। किसको? कैश को। तो यहाँ तो आप करो सर कैश अकाउंट डेबिट 5 लाख। क्लियर? अब सर ये पैसा कौन ला रहा है, यानी कि किससे हमको रिसीव हो रहा है? सर राम से। लो सर राम का अकाउंट, राम का अकाउंट टू राम अकाउंट लिख लो, 5 लाख रुपीज। क्लियर हो रहा है? अब सर कैश आपका ऑलरेडी लेजर्स क्रिएटेड होता है, आपको क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको यहां पर राम का लेजर्स क्रिएट करना पड़ेगा। किसका लेजर्स क्रिएट करना पड़ेगा? राम का। और उसको किस हेड में करेंगे? कैपिटल के हेड में। यहां पर मैं आपको साथ में इस तरह के ग्रुप भी लिख लूंगा, तो कि आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ये ट्रांजेक्शन आप प्रॉपर अपने नोटबुक में नोट करके रखें, फ्यूचर में काम आएंगे। चलो दूसरा ट्रांजेक्शन सर यहां पर होता है। दूसरा सर, आपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया। अब बिजनेस में इन्वेस्ट करने से क्या होगा? जब आपके पास में कोई प्लेस नहीं होगा बिजनेस करने के लिए, आपके पास में कोई प्लेस नहीं होगा बिजनेस करने के लिए, तो आप क्या करते हो सर? किसी के वहां पर प्लेस लेने के लिए जाते हो, यानी कि आप किसी ब्रोकर से कांटेक्ट करते हो और ब्रोकर आपको लैंडलॉर्ड से मिलाता है, आपकी एक डील फाइनल होती है और फिर आप एक प्रॉपर्टी रेंट पर लेते हो। तो जब भी आप प्रॉपर्टी रेंट पर लेते हो तो आप क्या पे करते हो सर? रेंट डिपॉजिट of rupees 40,000 and 20,000 रनिंग रेंट पेड। ठीक है? ये आपने उनको 60,000 रुपीज का पेमेंट आपने पे किया उनको, 60,000 रुपीज का उन्होंने उनको पेमेंट किया। अब ट्रांजेक्शन क्या रिकॉर्ड होगा सर? देखो यहां पर दो चीजें हैं। एक, 40,000 रुपीज आप क्या दे रहे हो उनको? रेंट डिपॉजिट दे रहे हो। हमने पहले बोला था रेंट डिपॉजिट, तो आपका लेजर्स होगा रेंट डिपॉजिट्स, तो रेंट डिपॉजिट अकाउंट डेबिट। रेंट डिपॉजिट अकाउंट डेबिट 40,000, रेंट पेड अकाउंट 20,000। रेंट डिपॉजिट अकाउंट 40,000, रेंट पेड अकाउंट 20,000। टू फॉर एग्जाम्पल हम कैश में पेमेंट कर रहे हैं तो कैश अकाउंट 60,000। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? तो ये ट्रांजेक्शन आपको रिकॉर्ड करना है और वो रिकॉर्ड करना है आपको पेमेंट वाउचर में। हम आगे देखेंगे ये ट्रांजैक्शन आपको रिकॉर्ड करना है पेमेंट वाउचर में, क्योंकि हमारे यहाँ से कैश आ रहा है। अब सर इनके लेजर्स आपको क्रिएट करने होंगे, इनके लेजर्स आपको क्रिएट करना है। तो लेजर्स का कौन सा लेजर्स है आपका यहाँ पे? इनका लेजर्स आपको क्रिएट करना है। तो इसका ग्रुप आपका जो होगा वो ग्रुप होगा रेंट डिपॉजिट्स का, डिपॉजिट एसेट, और रेंट पेड का इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्लियर हो गया? कैश का लॉजर्स ऑलरेडी आपके पास में बना हुआ होता है, आपको फिर से बनाने की जरूरत नहीं है। नंबर 3 ट्रांजेक्शन। सर आपने क्या किया? आपने प्रॉपर्टी तो ले ली रेंट पे, लेकिन आपको ब्रोकरेज भी तो पे करना होगा। आपने ब्रोकरेज भी तो पे किया होगा, तो आपने पे किया सर ब्रोकरेज। ब्रोकरेज पेड ऑफिस 10,000 बाय कैश।
ठीक है। अब सर आपने यहाँ पे उनसे क्या लिया, उनसे आपने ब्रोकरेज की सर्विस ली, और जब भी आप कोई सर्विस लेते हो तो क्या होता है, डेबिट होता है। तो क्या एंट्री करेंगे सर हम, ब्रोकरेज अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैश अकाउंट। ब्रोकरेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट्स, आपने ब्रोकरेज पे कर दिया और कैश आपने उनको दिया, सॉरी ब्रोकरेज आपने उनको पे किया, यानी कि उनको कैश में पे किया। अब आपको सर ब्रोकरेज का आपको लेजर्स क्रिएट करना होगा, और उस समय उसका ग्रुप होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि ये क्या है सर, आपका खर्चा। तो जब भी हम लेजर्स क्रिएट करेंगे उसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के हेड में रखेंगे। ओके, नंबर फोर्थ, सर हमने ब्रोकरेज पे कर दिया, ऑफिस हमारे पास में आ गया, और ऑफिस हमारे पास में आ गया, लेकिन खाली ऑफिस है सर। अब खाली ऑफिस में बैठ के आप क्या करोगे, खाली ऑफिस में बैठ के आप क्या करोगे, तो आप क्या करोगे सर, फर्नीचर परचेस, क्या करोगे, फर्नीचर परचेस ऑफ रुपीज। चलो एक काम करते हैं, फर्नीचर से पहले एक और ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा हमको समझ में आ जाएगा। 4 नंबर ट्रांजेक्शन, सर आपने आपकी फर्म के नाम से, आपका ऑफिस हो गया, ऑफिस हो गया, आपका रेंट एग्रीमेंट बन गया, और उस रेंट एग्रीमेंट के बिहाफ पे आप क्या करोगे सर, एक बैंक अकाउंट ओपन करवाओगे। हमने बीओआई में बैंक अकाउंट ओपन करवाया, जब भी हम बीओआई में बैंक अकाउंट ओपन कराएंगे, हमसे बैंक वाले ने बोला कि आपको पहले कुछ जमा कराना पड़ेगा, और हमने जमा करवा दिया। ठीक है, तो पहला ट्रांजेक्शन होगा सर, कैश डिपॉजिट इनटू बीओआई बैंक। फॉर एग्जाम्पल ये आपकी बैंक है, उसमें आपका अकाउंट है ₹50,000, आपने 50,000 रुपीज़ उस अकाउंट में जमा किया। ठीक है, तो इस ट्रांजेक्शन को हमको क्या करना है सर, इस ट्रांजेक्शन को हमको रिकॉर्ड करना है। तो हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे यहाँ पर, बीओआई बैंक अकाउंट डेबिट। सर किस में पैसा कहाँ जा रहा है, कौन रिसीव कर रहा है, बैंक रिसीव कर रही है ना, तो बैंक अकाउंट को डेबिट करो। तो बीओआई बैंक अकाउंट डेबिट 50,000 टू कैश अकाउंट, कैश आपके यहाँ से जा रहा है सर 50,000, आंसर इज यस। चलो ये आपने कर लिया। और सर इसके आपको लेजर्स क्रिएट करने पड़ेंगे, और लेजर्स क्रिएट करोगे तो आपको ग्रुप की जरूरत पड़ेगी, तो उसमें आप कौन सा ग्रुप सेलेक्ट करोगे, तो बैंक अकाउंट्स में आप कौन सा ग्रुप सेलेक्ट करोगे सर, बैंक अकाउंट। क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए सर नंबर 5, अब हम बात करते हैं कि हमने सर ऑफिस तो ले लिया, हमने ऑफिस ले लिया, ऑफिस हमारे पास में ब्लैंक है, कुछ नहीं है सर, खाली ऑफिस है, उस पर आप फर्नीचर करवाओगे। तो हम ये मान के चलते हैं कि सर आपने कंप्यूटर फर्नीचर परचेज किया, फर्नीचर परचेज ऑफ रुपीज़ 50,000, आपने 50,000 रुपीज़ का फर्नीचर परचेज किया, बाय कैश बाय बैंक, चेक से आपने परचेज किया, तो एंट्री हो जाएगी। हमने बोला था कि जब भी आप कोई ऐसा प्रोडक्ट परचेज करते हो जिसको आप बिजनेस में यूज करोगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फिक्स एसेट। तो जब भी आप फिक्स एसेट परचेज करते हो तो आपको उस प्रोडक्ट का नाम लिखना होता है, क्या होता है, नाम। तो क्या नाम है सर इसका, फर्नीचर। तो क्या एंट्री होगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैंक यानी कि बीओआई बैंक, आप जो भी आपका लेजर से, ठीक है। कितना अमाउंट है सर, 50,000। यहाँ पर भी आप क्या लिखोगे सर, 50,000। फर्नीचर का आपको क्या करना पड़ेगा, फर्नीचर का आपको लेजर्स क्रिएट करना पड़ेगा, और फर्नीचर का जब भी आप लेजर्स क्रिएट करोगे तो उसका हेड आपका क्या होने वाला है सर, फिक्स एसेट। क्लियर, ये आपका हेड होगा फिक्स एसेट। इसी तरह से अगर आप कोई कंप्यूटर परचेज कर रहे हो, अगर आप कोई कंप्यूटर परचेज कर रहे हो, या फिर अगर आप कोई मोबाइल परचेज कर रहे हो, अगर आप कोई प्रिंटर परचेज कर रहे हो, तो उनकी भी एंट्री एज इट इज़ ही होगी। उनकी भी एंट्री कैसे होगी सर, एज इट इज़। कैसे, जैसे कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, ये सभी अकाउंट्स आपके क्या हो जाएंगे, डेबिट टू, बैंक से पेमेंट करोगे अलग अलग पार्टी को तो बैंक अकाउंट्स क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर है, तो आप इस तरह से ये अदर ट्रांजैक्शन भी आप इस तरह से रिकॉर्ड करोगे। हम एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करें या अलग अलग सभी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करें, बात एक ही है, हमको सिर्फ अभी कंसेप्ट समझना है। प्रैक्टिस आप अपने हिसाब से खुद कर सकते हो। प्रैक्टिस के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन के दे रखी है, वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको प्रैक्टिस मिल जाएगी। ठीक है सर, हमने एसेट्स परचेज कर लिए,
और एसेट्स परचेस करने के बाद अब हम क्या करेंगे सर, एसेट परचेस करने के बाद हम खाली तो बैठेंगे नहीं, खाली तो बैठेंगे नहीं, तो हम क्या करेंगे सर, लोगों को बताना तो पड़ेगा ना कि आपने बिजनेस किया हुआ है। तो लोगों को बताने के लिए आप क्या करोगे सर, हम एडवर्टाइज करेंगे। तो हम एडवर्टाइज करने के लिए किसी को हायर करेंगे तो उनको पैसा देना पड़ेगा, तो हम एडवर्टाइज पेड ऑफ ₹15,000, हमने किसी को 15,000 रुपये में एडवर्टाइज करवाई, तो आपने उनको एडवर्टाइज का पेमेंट दिया। तो एडवर्टाइज का पेमेंट दिया इसलिए मतलब उनसे आपने सर्विस ली, और जब हम सर्विस लेते हैं तो क्या होता है, डेबिट। कौन क्या डेबिट, एडवर्टाइजमेंट। तो एंट्री क्या हो जाएगी सर, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट 15,000 टू बैंक। हम बैंक से एंट्री कर रहे हैं, यानी कि बैंक से पेमेंट कर रहे हैं, तो BOI बैंक 15,000। अब आपको सर एडवर्टाइज का ग्रुप क्रिएट करना, लेजर्स क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि बिना लेजर्स के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं कर पाओगे। तो उसका हेड होगा सर आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ट्रांजेक्शन सर हमने एडवर्टाइज तो कर लिया, अब एडवर्टाइज कर दिया, लोगों को पता भी चल गया कि सर हमारा बिजनेस है, लेकिन लोग हमारे पास में आएंगे, हम उनको देंगे क्या, हम उनको क्या देंगे। तो फिर हम क्या करते हैं सर, गुड्स परचेज करते हैं। गुड्स परचेज ऑफ ₹50,000 बाय बैंक। हमने बैंक से 50,000 रुपीज का हमने गुड्स परचेज किया, ठीक है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, जब भी हम गुड्स हमारे बिजनेस में आता है तो उसको क्या बोलते हैं, परचेज बोलते हैं। तो एंट्री हो जाएगी सर, परचेज अकाउंट डेबिट 50,000 टू बैंक अकाउंट, ठीक है। परचेज का आपको लेजर्स क्रिएट करना होगा सर, तो परचेज का लेजर्स किस हेड में जाएगा, परचेज का लेजर्स जाएगा परचेज के हेड में। डन। यहां पर परचेज का हेड जाएगा सर परचेज के अकाउंट में। अब बात करते हैं सर आगे, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। सर हमने गुड्स परचेज किया, लेकिन हमने किसी पार्टी से परचेज किया और उनको हमने ये बोला कि अब हम गुड्स अभी हम परचेज कर रहे हैं, पेमेंट आप हमसे बाद में ले लेना। दैट्स कॉल्ड क्रेडिट परचेज। तो गुड्स परचेज फ्रॉम महिपाल ऑफ ₹60,000। हमने तो 60,000 रुपीज से उनसे गुड्स परचेज किया, लेकिन किससे किया, महिपाल से, और उनको हमने क्या बोला सर, पेमेंट हम बाद में करेंगे। तो उसमें एंट्री क्या हो जाएगी सर, परचेज तो कर ही रहे, गुड्स हमारे पास में आ रहा है, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू। अब कैश तो पेमेंट कर ही नहीं रहे हो, चेक से तो दे ही नहीं रहे हो, तो किसको पेमेंट करना है, महिपाल को करना है, लिख लो महिपाल का नाम, सिंपल ट्रांजेक्शन सर। तो महिपाल अकाउंट क्रेडिट, कितना अमाउंट 60,000 सर, लो 60,000, क्लियर है। अब परचेस का लेजर तो हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है, परचेस का लेजर से ये बना लिया। अब आपको फिर से लेजर बनाने की जरूरत नहीं, लेजर्स आपको एक ही बार क्रिएट करना होता है टेली में। अब महिपाल का लेजर्स आपको बनाना होगा सर, क्योंकि महिपाल को लेजर्स की एंट्री करनी होगी, तो उसको हम बोलेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स। क्लियर हो रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, सन्ड्री क्रेडिटर्स। चलिए आगे हम ट्रांजेक्शन कवर करते हैं सर। हाँ सर, हमने गुड्स तो परचेज कर लिया, ध्यान से समझना। तो हमने गुड्स परचेज कर लिया, हमारे पास में क्लाइंट आएंगे, तो क्लाइंट को हम क्या करेंगे सर, क्लाइंट को हम पेमेंट सेल्स करेंगे, क्लाइंट को हम क्या करेंगे, सेल्स करेंगे। तो क्या होगी एंट्री, गुड्स सेल्स ऑफ ₹90,000 इन कैश। फॉर एग्जाम्पल हमने 90,000 रुपीज़ का कैश में परचेज किया, सेल्स किया। हालांकि ऐसा होता नहीं है, क्योंकि गुड्स 20,000 से नॉर्मली पेमेंट करते हैं, वो हम इनकम टैक्स का एक रूल्स है, वो हम बाद में अभी देखेंगे। तो यहाँ पर आपको 90,000 रुपीज़ में आपने क्या किया सर, गुड्स सेल्स किया। क्या एंट्री होगी, आपके पास में क्या आया सर, कैश आया, तो क्या एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितने से 90,000, कितने से 90,000। कैश का अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है, आपको फिर से बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ही बार बनता है सर लेजर्स में। सेल्स का बनाना पड़ेगा, क्योंकि न्यू ट्रांजेक्शन है आपका, तो इसलिए सेल्स का आपका क्या लेजर्स होगा सर, हेड होगा सेल्स अकाउंट। सेल्स का क्या हेड होगा, सेल्स अकाउंट। क्लियर हो रहा है आपको यहाँ तक। चलो नेक्स्ट 10 नंबर ट्रांजेक्शन।
तो जैसे हमने पहले क्रेडिट पर गुड्स परचेज किया था, ऐसे ही हम क्रेडिट पर गुड्स सेल्स करते हैं, ऐसे ही हम क्रेडिट पे गुड्स सेल्स करते हैं। ठीक है, तो गुड्स सेल्स टू रुपेश ऑफ रुपीज 1 लाख। हमने रुपेश को गुड सेल्स किया 1 लाख रुपीज में। रुपेश ने बोला सर मैं बाद में पेमेंट आपको कर दूंगा। आपने बोला सर ठीक है ओके, क्या एंट्री हो जाएगी? अब सर जैसे आप गुड सेल्स करो, पैसा क्या आ रहा है अभी आपके पास में? पैसा अभी आपके पास में आ रहा है क्या? आंसर इज नो, अभी आपके पास में नहीं आ रहा है। तो एंट्री क्या हो जाएगी? जिससे भी आप मांगोगे उसका नाम लिखना है। तो किससे मांग रहे हो आप? रुपेश से। तो रुपेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सेल्स का लेजर्स ऑलरेडी सर आपने अभी बनाया हुआ है, फिर से बनाने की ज़रूरत नहीं है। और रुपेश का लेजर्स आपको बनाना पड़ेगा। तो रुपेश का लेजर्स अगर आप बनाओगे, रुपेश का लेजर्स अगर आप बनाओगे, यानी कि जिस पार्टी को आप गुड सेल्स करोगे उनके जो भी लेजर्स बनाओगे, उन लेजर्स को आप सन्ड्री क्रेडिट डेटर्स के हेड में रखोगे। क्लियर हो रहा है आपको यहाँ तक? किस हेड में रखोगे सर? सन्ड्री डेटर्स के हेड में रखोगे। यहाँ तक अगर आपको समझ में आ रहा है ना, तो एक बार लाइक नहीं किया है ना, तो जल्दी से जल्दी आप लाइक कर लो। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो चैनल भी आप सब्सक्राइब कर लो। चलिए सर, 10 11 ट्रांजेक्शन हमने सर गुड्स परचेज किया, हमने गुड्स को सेल्स भी कर लिया, यानी कि इतने ट्रांजेक्शन तो हमने कवर कर लिए। अब क्या होता है सर? अब आपने जिससे भी गुड्स को भी गुड्स सेल्स किया हुआ, जिसको भी आपने गुड्स सेल्स किया हुआ, उनसे आप पेमेंट रिसीव करोगे। ठीक है, तो हम किससे करेंगे? हमने किसको गुड सेल्स किया हुआ है सर? हमने गुड सेल्स किया हुआ है रुपेश को। तो चेक रिसीव फ्रॉम, चेक रिसीव फ्रॉम रुपेश। ठीक है, कितना? फॉर एग्जाम्पल 50,000, उन्होंने अभी 50,000 रुपीज पे किया, 50,000। अब हमारे पास में क्या आ रहा है सर? हमारे पास में चेक आ रहा है, चेक आने की बैंक से आ रहा है, तो बैंक डेबिट होगी। तो लिख लो सर BOI, बैंक अकाउंट डेबिट टू, क्या आ रहा है? रुपेश से। तो लिख लो सर रुपेश अकाउंट, कितने से? 50,000। अब सर आपको इनके लेजर्स क्रिएट करने पड़ेंगे? आंसर इज नो। क्यों सर? क्योंकि ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं हम, फिर से क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। अभी तो सिर्फ ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना है, लेजर्स एक ही बार क्रिएट करना है। ठीक है, चलो 12 नंबर ट्रांजेक्शन। 12 नंबर ट्रांजेक्शन सर हमने चेक तो रिसीव कर लिया, अब हमने जिससे गुड्स परचेस किया है सर उनको भी तो पेमेंट करना पड़ेगा। यस सर, तो किससे अपने गुड्स परचेस किया सर? बता दो सर, जल्दी से जल्दी बता दो। आपने किससे परचेस किया था? आपने महिपाल से परचेस किया था। चलो, तो महिपाल को आप पे करो। कैश चेक ही पे करोगे ना? बिल्कुल चेक ही पे करेंगे। तो चेक पे टू महिपाल, किसको करेंगे? चेक पे टू महिपाल ऑफ रुपीज। कितना मांग रहा है सर महिपाल हमसे? महिपाल 60,000 मांग रहा है। इतना पैसे तो हमारे पास में नहीं, 50,000 ही तो आया है उनसे। चलो काम करते हैं, 30,000 दे देते हैं। 20,000 में हमको और भी तो एक्सपेंसेस करने होंगे। चलो ठीक है, तो हम क्या करेंगे सर? किसको पे किया? महिपाल को पे किया। जो पे, जिस जो रिसीव करता है उसको हम डेबिट करते हैं। तो महिपाल अकाउंट डेबिट, कितना? 30,000 टू, क्या हो जाएगा सर? BOI बैंक, बैंक से दे रहे हो ना? बिल्कुल सर बैंक से। तो 30,000। लेजर्स क्रिएट करने की जरूरत है? नो। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी क्रिएटेड है। चले नंबर 13। अब सर हमने क्या किया? जो भी हमारे, हमने जिससे भी गुड्स परचेज करते हैं उनको हम पेमेंट करते हैं, और जिनसे गुड्स हम सेल्स करते हैं उनसे पेमेंट रिसीव करते हैं। ये तो हम ऑलरेडी करते हैं सर। ये तो हम बार बार ऐसे ही ट्रांजेक्शन हमारे होते रहेंगे बिजनेस में, ऐसे ही ट्रांजेक्शन हमारे होते रहेंगे। तो आपको एक एंट्री समझ में आ जाएगी तो दूसरी एंट्री भी आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी। चलो, अब दूसरी हम बात करते हैं। यहाँ पे हमने लिया फॉर एग्जाम्पल HDFC बैंक से लोन, लोन टेकन फ्रॉम HDFC बैंक ऑफ ₹10 लाख। तो 10 लाख रुपीज से हमने HDFC से लोन लिया और हमारे अकाउंट में 10 लाख रुपीज आए। तो हमको ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना है। क्या? किस में आए? बैंक में। तो BOI बैंक अकाउंट डेबिट, जिस बैंक में आए उस बैंक को आपको डेबिट करना है। तो BOI बैंक अकाउंट डेबिट 10 लाख टू, कहाँ से आ रहा है? कहाँ से आ रहा है सर?
हमने एचडीएफसी बैंक से लोन लिया, तो लेजर क्रिएट करना, दूसरा क्रिएट करना पड़ेगा ना। यस सर, तो करो करेक्ट। चलो, एचडीएफसी बैंक लोन अकाउंट कितना। अब एचडीएफसी बैंक अकाउंट लोन का लेजर्स हमको क्रिएट करना पड़ेगा सर, इसका हमको लेजर्स क्रिएट करना पड़ेगा। तो उसका क्या हेड होगा, आप बताएंगे सर कि मैं बताऊं? आप बताएंगे ना सर, बताओ। सिक्योर्ड लोन, क्लियर हो रहा है आपको, समझ में आ रही है ना? जो हमने 5 पिलर्स ऑफ अकाउंट्स जो कवर किए, उसका बेस आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल सर, कोई इश्यू नहीं, आराम से आप समझ लीजिएगा, बहुत मजा आएगा। लास्ट तक हम टेली तक चलते चलते तो आपको बहुत मजा आएगा। चलो सर, ठीक है, आगे का ट्रांजेक्शन हम देख लेते हैं। सर हमने लोन टेकन, तो एचडीएफसी से हम लोन टेकन हमने कर लिया। अब हर मंथली आपको इंस्टॉलमेंट भी पे करनी होती है, हर मंथली आपको इंस्टॉलमेंट भी पे करनी होती है। तो फॉर एग्जाम्पल आपकी 10,000 रुपीज़ की इंस्टॉलमेंट है, लोन इंस्टॉलमेंट पेड। सर ये आपको ऐसे लिख के आएगा क्या कहीं पर भी, अगर आप अकाउंटिंग करोगे तो ऐसा लिख के आएगा क्या? आंसर इज नो, ऐसा लिख के नहीं आएगा, आपको बैंक स्टेटमेंट मिलेगा। क्या मिलेगा सर? एक बैंक स्टेटमेंट मिलेगा, और बैंक स्टेटमेंट के क्रेडिट साइड्स में आपको ये अमाउंट लिखा होगा, उसके सामने लिखा होगा आप एचडीएफसी बैंक, ऐसा आता है। तो वहां पर आपको लोन इंस्टॉलमेंट है ये आपको पता करना है। तो कितनी इंस्टॉलमेंट है सर हमारी? 10,000 रुपीज़। अब सर ये जो लोन इंस्टॉलमेंट आपकी जाएगी, आप उसका पेमेंट करोगे, तो अभी आपको ये नहीं पता है कि इस लोन इंस्टॉलमेंट में आपका कितना इंटरेस्ट है और कितना प्रिंसिपल है, अभी तक आपको ये नहीं पता है। इसलिए आप क्या एंट्री करोगे? सिंपल आप एंट्री करोगे सर, एच डी एफ सी बैंक लोन अकाउंट। ठीक है, क्या एंट्री करोगे? एच डी एफ सी बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये एंट्री आपकी एवरी मंथ होगी, एक फिक्स डेट में। ठीक है, 10,000 की 12 महीनों की 12 एंट्री आपके पास में होनी चाहिए। सर लेजर्स क्रिएट करने की जरूरत है? आंसर इज नो, क्योंकि एचडीएफसी का भी ऑलरेडी क्रिएटेड है, बैंक का भी ऑलरेडी क्रिएटेड है। तो ये एंट्री आपको पास करनी होगी, लोन इंस्टॉलमेंट पेड की ये एंट्री आपकी होगी। चल, नंबर 15, हमने लोन ले लिया, लोन की इंस्टॉलमेंट भी हम हर मंथली पे कर रहे हैं। अब हमारे पास में कोई ऐसा पर्सन आया जिसको हम लोन दे रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अविनाश हमारे पास में आया। अविनाश को हम क्या कर रहे हैं सर? लोन दे रहे हैं। तो अविनाश को हमने पे किया फॉर एग्जाम्पल 50,000। अविनाश को हमने कितना पे किया? 50,000 रुपीज़ हमने अविनाश को पे किया। क्या एंट्री हो जाएगी सर? अविनाश अकाउंट डेबिट 50,000 टू बीओआई बैंक। अब सर अविनाश का लेजर्स क्रिएट करना पड़ेगा? आंसर इज यस, क्योंकि पहले ऑलरेडी लेजर है ही नहीं सर उनका। अब अविनाश का लेजर्स कौन से हेड में जाएगा? आप ही बताओगे सर, आप ही बताओगे सर, मुझे तो आता नहीं है, बता दो सर। आप सही बता रहे हो, लोन्स एंड एडवांसेस, आप बिल्कुल सही बता रहे हो। लोन्स एंड एडवांसेस में सर उसका हेड जाएगा, यानी कि हम उनको क्या दे रहे हैं? लोन दे रहे हैं। ठीक है सर। नंबर 16 ट्रांजेक्शन, नंबर 16 ट्रांजेक्शन, कौन कौन से ट्रांजेक्शन? नंबर 16 में आएगा, हमने सुरेश से लोन लिया, हमने लोन लिया, लोन टेकन फ्रॉम सुरेश ऑफ ₹1,00,000। हमने सुरेश से लोन लिया, तो कैश में लिया हो तो कैश आ जाएगा, और बैंक, और 20,000 रुपीज़ से ज़्यादा कैश में लोन नहीं ले सकते, इसलिए आप कहाँ से लोगे? बैंक से। तो बैंक में आपका पैसा आया, तो बैंक अकाउंट, बैंक लोन, यानी कि बीओआई बैंक अकाउंट डेबिट 1,00,000 टू, किससे आया? सुरेश से आया। तो सुरेश का लेजर्स आपको क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि सुरेश का लेजर्स ऑलरेडी आपके पास में नहीं है। तो फिर उसका ग्रुप क्या होगा सर? इसका ग्रुप्स होगा अनसिक्योर्ड लोन। आपको एक एक ट्रांजैक्शन सभी ग्रुप के कवर करवा रहा हूं, ताकि आपको सर इजीली तरीके से समझ में आ जाए कि आपको अकाउंटिंग कैसे करनी है। अगर आपने सर ये वीडियो पूरा देख लिया ना, तो आपको माइकल लाल सर को आपको अकाउंटिंग के अंदर ये बोल दें कि सर आपको ये नहीं आता। बात अच्छे से समझ लेना, और लास्ट तक इस वीडियो को कंटिन्यू करना। अगर थोड़ा सा लंबा वीडियो है, एक साथ नहीं दे सकते हैं, तो थोड़ा थोड़ा करके आप देख लीजिएगा। चलिए, तो नंबर 16 आपके ये ट्रांजेक्शन हो गए। नंबर 17, अब सर हम क्या करते हैं? एक्सपेंसेस हमारे डेली रूटीन के होते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने सैलरी पे की, इस तरह के एक्सपेंसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल हमने सैलरी पे की,
और ठीक है, देखो हमने सैलरी पे की, हमने रेंट पेड किया, हमने हमारे ऑफिस के एक्सपेंसेस थे वो एक्सपेंसेस पे किए, कुछ हमारे लीगल एक्सपेंसेस हुए थे वो पे किए, सर हमने इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पे किए, फॉर एग्जांपल सैलरी पे किया आपने 20,000, रेंट पे किया आपने 20,000, ऑफिस एक्सपेंसेस किया आपने 5,000, लीगल एक्सपेंसेस किए फॉर एग्जांपल 5,000, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया फॉर एग्जांपल 3,000, और सबका आपने बैंक से पेमेंट किया फॉर एग्जांपल तो बाय बैंक अकाउंट। अब अलग अलग डेट में एंट्री हो सकती है आपकी, अलग अलग 40, 50 और 53,000, सबकी अलग अलग डेट में आपकी एंट्री हो सकती है, आप अलग अलग डेट में एंट्री कर सकते हैं, लेकिन सबकी अलग अलग सेपरेट लेजर्स बनेंगे और उन सब लेजर्स को आपको किस हेड में रखना होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के हेड में। किस हेड में रखना होगा सर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के हेड में। क्लियर हो रहा आपको यहां तक? ये नॉर्मली सर से ट्रांजेक्शन, एक और थोड़ा सा हमारा ट्रांजेक्शन 80 नंबर का ट्रांजेक्शन बच जाता है इनडायरेक्ट इनकम का। दैट मीन्स कि अगर आप किसी से बैंक से इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हो, क्या रिसीव कर रहे हो, बैंक से फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हो, या अगर आप किसी से कोई कमीशन रिसीव कर रहे हो, तो इनकी क्या एंट्री होगी सर, इनकी सिंपल सी एंट्री होगी, या बैंक अकाउंट्स में पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, मतलब वो अकाउंट डेबिट होगा 5,000 से फॉर एग्जांपल, और टू इंटरेस्ट इनकम, कहाँ से पैसा आ रहा है आपका, इंटरेस्ट इनकम से। यहाँ बैंक का नाम नहीं आएगा, किस पर्पज से पैसा आ रहा है वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। ये आएगा सर 5,000 रुपीज, ठीक है। कमीशन से आ रहा है तो वही बैंक अकाउंट, बीओई बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन इनकम। तो ये सर 18 टाइप के ट्रांजेक्शन, ये ही ट्रांजेक्शन आपका ओवरऑल आपके बिजनेस के अंदर होंगे। अभी हम थोड़े से और ट्रांजेक्शन आपके जीएसटी के हम इसमें कवर करेंगे, यानी कि जीएसटी क्या है क्या नहीं है वो हम यहाँ पर कवर करेंगे। आई होप कि आपको यहाँ तक तो इजीली तरीके से आपको समझ में आ गया है। चलिए अब हम शुरू करते हैं सर टेली प्राइम। तो टेली प्राइम पे जाने से पहले अगर आपने हमारी वीडियो को, सॉरी हमारे यूट्यूब चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और अगर वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया ना तो वो भी आप कर लें, क्योंकि वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने आपके लिए इतनी मेहनत की है सर, एक एक दो दो घंटे तक, तो आप इतना तो कर सकते हो। चलिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को भी शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का अच्छे से बेनिफिट उठा सकें और अकाउंटेंट की पोस्ट पर बहुत अच्छे से जॉब कर सकें और अपनी फैमिली के जितने भी सपने हैं उन सपनों को सही तरह से साकार कर सकें। चलिए अब सर हम चलते हैं टेली पे, यानी कि टेली प्राइम 3.0 वर्जन हमारा है, और टेली प्राइम के अंदर 3.0 वर्जन जो है उसको हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। वो एजुकेशन वर्जन्स और लाइसेंस वर्जन दो तरीके होते हैं। एजुकेशन वर्जन और लाइसेंस वर्जन में आपके दो डिफरेंसेस हैं। एजुकेशनल वर्जन्स जो होता है वो होता है कि सर उसमें सिर्फ आपका डेट का डिफरेंस होता है। डेट का डिफरेंस का मतलब ये होता है कि अगर आप 1 और 2 डेट ऑफ एवरी मंथ, यानी कि 1 अप्रैल और 2 अप्रैल उसकी एंट्री करेगा, लेकिन 3 अप्रैल की अगर एंट्री करने जाओगे तो वो बोलेगा लाइसेंस ले लो, बस इतना फर्क है। तो अगर आप ऐसे लर्निंग पर्पज से देख रहे हैं तो आप टेली-solution.com के साइट पर जाकर आप टेली प्राइम 3.0 वर्जन आप डाउनलोड कर लीजिएगा और अपने पीसी के अंदर आप इंस्टॉल कीजिएगा। वो कैसे डाउनलोड करते हैं वो हम आपको अलग से वीडियो के अंदर सेपरेट में बता देंगे अगर आपको नहीं पता है। बाकी बहुत ईजी है, गूगल के अंदर टाइप कर लीजिए, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। जैसे आप डाउनलोड करोगे आपको इस टाइप से एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा जैसे आप टेली ओपन करोगे। अब सर हम सबसे पहले आपको क्या करना होता, सबसे पहले टेली के अंदर आप जिसकी भी अकाउंटिंग करना चाहते हो, जिसकी भी आप अकाउंटिंग करना चाहते हो उसका सबसे पहले टेली के अंदर एक अकाउंट्स क्रिएट करना होता है जिसको हम बोलते हैं कंपनी। और टेली के अंदर कंपनी का मतलब कोई प्राइवेट लिमिटेड पब्लिक लिमिटेड से नहीं है। अब जिस भी फर्म, जिस पर्सन किसी भी की भी अकाउंटिंग करना चाहते हो उसको हम बोलते हैं सर टैली। तो जैसे हम यहाँ पर अभी हम अकाउंटिंग करना चाहेंगे सर केएसआर एकेडमी, यहाँ पर केएसआर एकेडमी कॉमर्स इंस्टीट्यूट की तरफ से ऑलरेडी कंपनी बनी हुई है, लेकिन हम और सेपरेट बनाएंगे सिर्फ और सिर्फ केएसआर एकेडमी। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले क्रिएट कंपनी करनी पड़ेगी। तो क्रिएट कंपनी के लिए आपको क्रिएट कंपनी के ऑप्शंस पे जाना होगा। जैसे आप क्रिएट कंपनी के ऑप्शंस पर जाओ, क्लिक करोगे, इंटर प्रेस करना आपको।
अब ये जो टेली प्राइम है ये पूरा आपका कीबोर्ड से ऑपरेट होता है, आपको माउस को बिल्कुल हाथ नहीं लगाना है। जैसे ही आप क्रिएट कंपनी के ऑप्शंस पर आपने क्लिक किया, आपको इस टाइप का एक डैशबोर्ड दिखाई दे रहा है। उस डैशबोर्ड में सबसे पहले आपको कंपनी डेटा पाथ नजर आ रहा है। कंपनी डेटा पाथ का मतलब होता है कि सर आप ये जो भी कंपनी क्रिएट करना चाहते हो उसका डेटा जो भी होगा वो डेटा किस फोल्डर में आप सेव करना चाहते हो, वो आपका पाथ है। अगर आपको डेटा फोल्डर जानना है तो आप सी यूजर पब्लिक टेलीप्राइम डेटा के फोल्डर में जाकर देखोगे तो आपको यहाँ पर आपकी कंपनी का नंबर में डेटा दिखेगा। आपको ऐसे नाम नहीं दिखेगा लेकिन आपको नंबर्स में डेटा वहां पर आपको दिखेगा। अगर आप उसका चेंज करना चाहते हो, उसका पाथ चेंज करना चाहते हो, तो आप यहाँ पर शिफ्ट के साथ में आप टैप प्रेस करोगे तो आप बैक जाओगे। शिफ्ट के साथ टैप प्रेस करोगे तो आप बैक जाओगे, या फिर आप बैक स्पेस यूज करोगे तो आप एक ही स्क्रीन के ऊपर आप बैक जाओगे। तो टैली के अंदर कुछ शॉर्टकट कीज है जो हम साथ साथ में भी कवर करेंगे। तो अभी आपको क्या करना है, अगर आपको पाथ चेंज करना है तो आप यहाँ पर बैक स्पेस करो या फिर शिफ्ट के साथ में टैप प्रेस करो। हमको पाथ चेंज नहीं करना है, एज इट इज रखना है। इसके बाद आपको आगे बढ़ने के लिए इंटर प्रेस करना है। अब आपको कंपनी नेम लिखना है तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं KSR अकेडमी। ठीक है, जैसे KSR अकेडमी लिखना, यहाँ पर आपका मेलिंग नेम आ रहा है। मेलिंग नेम का मतलब यह था कि जब आप किसी को इनवॉइस दोगे उस इनवॉइस के ऊपर आप क्या नेम लिखना चाहते हो, तो ये आपका आएगा KSR अकेडमी। एड्रेस आपके ऑफिस का या फिर आपके जो भी बिजनेस का जो हेड ऑफिस है उसका जो एड्रेस होगा वो एड्रेस आपको यहाँ पर पुटअप करना है। तो हम मान के चलते हैं कि सर इंदौर। इसके बाद आपको यहाँ पर स्टेट कंपल्सरी सेलेक्ट करना है क्योंकि आप GST में रजिस्टर्ड हैं, तो इसके लिए आपको कंपल्सरी सेलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं सर मध्य प्रदेश। जैसे हम बिलोंग कर रहे हैं मध्य प्रदेश से तो हम यहाँ पर मध्य प्रदेश सेलेक्ट करते हैं। ओके, पिन कोड आपका 452016 हमारा जो भी पिन कोड है वो आप इंटर कर लीजिएगा। मोबाइल नंबर आप यहाँ पर इंटर कर लीजिएगा 7389783117। ये हमारा इंस्टीट्यूट का नंबर है, आप इस पर कॉल करके कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। फैक्स, ईमेल, वेबसाइट अगर आपकी है हमारी www.ksracademy.com की वेबसाइट है, ये अभी थोड़ी सी ऑपरेटिंग मोड में है, वर्क इन प्रोग्रेस चल रहा है। इसके ऊपर भी हमारे ऑफलाइन कोर्सेज आपको वहाँ पर मिलेंगे, तो वो भी आप एक बार विजिट कर सकते हैं उसको। तो वेबसाइट पे जाएंगे, वेबसाइट अगर आपकी कोई है। अब यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है सर, फाइनेंशियल ईयर बिगिन फ्रॉम। अब सर यहाँ पर यह है कि आप जो भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, जिस बिजनेस की आप अकाउंटिंग स्टार्ट करना चाहते हो, वो अकाउंटिंग आपकी किस फिनेंशियल ईयर से आपको स्टार्ट करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास में कोई पर्सन आया, उसने बोला कि सर मेरे को प्रीवियस ईयर की यानी कि फिनेंशियल ईयर 22-23 की अकाउंटिंग करनी है और मुझको सर इसके बाद का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है, तो आप यहाँ पर 1 अप्रैल 2022 सेलेक्ट करोगे। बट इट अगर आप 1 अप्रैल 2023 से करना चाहते हो, इस साल की अगर अकाउंटिंग करना चाहते हो, तो आप 1 अप्रैल 2023 सेलेक्ट कीजिए। बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम यानी कि जो डेट आपकी फाइनेंशियल ईयर बिगिन की होगी वही डेट्स आपकी बुक्स फ्रॉम ओपनिंग की होगी। बस इतने से नॉर्मल डिटेल्स फिलअप कीजिएगा और इसको आप इंटर प्रेस कीजिएगा। इंटर प्रेस करने के बाद ऑप्शन आएगा यस और नो का, आपको यस करना है। जैसे ही आप यस करोगे आपकी कंपनी क्रिएट हो जाएगी, और जैसे ही क्रिएट हो जाएगी आपको इस टाइप का एक कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली और इस टाइप का एक ऑप्शन आपको यहाँ पे नजर आएगा। यहां पर आपको 3 ऑप्शंस यहां पर नजर आ रहा है। देखो टैली के अंदर आपके टैली को 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक पार्ट है आपका अकाउंट का, दूसरा पार्ट है आपका इन्वेंट्री का, और तीसरा पार्ट है आपका टैक्सेशन का। अगर आप अकाउंट्स से बिलीव करते हैं तो सिर्फ अकाउंट्स ऑपरेट करेंगे, अगर आप इन्वेंट्री भी मेंटेन कर रहे हैं तो इन्वेंट्री भी है, और साथ में अगर आप टैक्स भी ऑपरेट कर रहे हैं साथ साथ में तो टैक्स भी है। तो अभी हम तीनों ऑप्शंस यहाँ पर एक्टिव है, हम अभी तीनों ऑप्शंस एक्टिव है, लेकिन हम जीएसटी के ऑप्शन को अभी हम नो कर देंगे क्योंकि हम अभी जीएसटी के बारे में कुछ पढ़े नहीं है। हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो जीएसटी में पढ़ेंगे, अब उस समय उसको ऑप्शन को यस करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अभी हम इस ऑप्शन को क्या करना है सर, आपको एक्सेप्ट कर देना। जैसे ही आपकी यहाँ पर ये टैली क्रिएट हो गई, सॉरी कंपनी क्रिएट हो गई, कंपनी क्रिएट होने के बाद आपको यहाँ पर KSR अकेडमी नाम आ चुका है। करंट पीरियड आपका 22-23 आ चुका है, और करंट डेट यानी कि 1 अप्रैल 2023 अभी कोई भी वाउचर इंटर नहीं है, इसलिए आपको करंट डेट 1 अप्रैल 2023 शो हो रहा है। टैली को 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। यहाँ पर आपकी नेम ऑफ कंपनी यानी कि आपकी टैली के अंदर आपकी पीसी के अंदर कितनी भी कंपनी हो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन कंपनी की लिस्ट में कितनी कंपनी ओपन है उससे मतलब है। ठीक है, साथ में गेटवे ऑफ टैली है। टैली को ऑपरेट करने के लिए आपको यहाँ पर मास्टर ट्रांजैक्शन यूटिलिटीज रिपोर्ट्स आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं। साइड में आपको यहाँ पर सबसे राइट हैंड साइड में आपको यहाँ पर शॉर्टकट कीज शो होती है जिसका यूज करके आपको आगे काम करना है। ऊपर भी आपको कुछ शॉर्टकट कीज दे रखी है। अब देखिए ध्यान से, ये जो के है इसके नीचे आपको एक सिंगल अंडरलाइन दे रखी है।
जब भी किसी भी शॉर्टकट कीज के नीचे अगर सिंगल अंडरलाइन है तो उसको आपको एल्टर के साथ यूज करना है। आपके कीबोर्ड के अंदर अगर आपको दिखेगा तो आपको एक एल्टर शो होगा, एक कंट्रोल शो होगा। तो जब भी आपको किसी की के नीचे सिंगल अंडरलाइन अगर आपको दिखती है तो वहां पर आपको क्या यूज करना है सर, एल्टर के साथ में की प्रेस करनी है। और अगर आपको डबल अंडरलाइन दिखते हैं तो आपको कंट्रोल के साथ में वो की प्रेस करनी है। तो यहाँ पर आपके सबके नीचे सिंगल अंडरलाइन है, तो यहाँ पर अगर हम जैसे एल्ट के साथ में के प्रेस करेंगे, एल्ट के साथ में के प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको कंपनी ओपन होगी। क्लियर हो रहा है आपको यहाँ तक? चलिए सर, अब हम बात करते हैं, हमने कंपनी क्रिएट कर दी। कंपनी में अगर कभी आपको कुछ एडिशन की ज़रूरत पड़ी, क्या पड़ी सर, अगर कंपनी में आपको कुछ एडिशन की ज़रूरत पड़ी तो एडिशन आप कैसे करेंगे? तो एडिशन यानी कि कुछ भी एडिट करने की ज़रूरत पड़ी तो एडिट करने के लिए आपको कहाँ पे जाना है? आपको जाना है सर एल्ट के में, कंपनी में। यहाँ पर आपको एल्टर नज़र आ रहा है। क्या नज़र आ रहा है सर आपको? यहाँ पे एल्टर नज़र आ रहा है, तो एल्टर पे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, एडिट हो गया। अब यहाँ पर आपको जो भी एड्रेस लिखना है, जो भी एडिशन करना है, आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर लिख देते हैं मध्य प्रदेश। ओके, स्पेलिंग थोड़ी सी गलत है, स्पेलिंग पे मत जाइएगा। ठीक है, आपने मध्य प्रदेश लिख दिया। मध्य प्रदेश लिखने के बाद अगर आपको कोई भी चेंज नहीं करना है, डायरेक्ट आपको सेव करना है, तो कंट्रोल के साथ आप ए प्रेस कर सकते हो। क्या प्रेस कर सकते हो? कंट्रोल के साथ आप ए प्रेस कर सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? कंट्रोल के साथ अगर आप ए प्रेस करोगे, इससे क्या हो जाएगा सर, आपका जो भी स्क्रीन होती है वो स्क्रीन आपकी सेव हो जाएगी। अगर आपको कंपनी शट करना, अब क्या होता है सर, कंपनी शट करना, हमारे पास में सर हम 2 या 3 4 कंपनीज की अकाउंटिंग करते हैं। ठीक है, अब हमने सर केएसआर एकेडमी की हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, अब हमको केएसआर एकेडमी की अकाउंटिंग नहीं करनी है, हम किसी दूसरी कंपनी की अकाउंटिंग करनी है, दूसरी फर्म की अकाउंटिंग करनी है, उसको भी हम कंपनी बोलते हैं। दूसरी फर्म की आपको अकाउंटिंग करनी है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, एल्ट के साथ F1 प्रेस करना है। एल्ट के साथ F1 आपकी शट कंपनी होता है। शट कंपनी का मतलब होता है कि ये कंपनी अभी आपकी टैली की स्क्रीन से रिमूव हो जाएगी, टैली के डेटा से रिमूव नहीं होगी। पीसी में डेटा सेव रहेगा, आपकी टैली की स्क्रीन से रिमूव होगी। तो आपको एल्ट के साथ F1 प्रेस करना है, ऑप्शन करना है सर कौन सी शट करनी है, केएसआर एकेडमी, ये आपकी शट हो गई। अब आपको कौन सी सेलेक्ट करनी है, यानी कोई तो सेलेक्ट करनी पड़ेगी तभी तो काम कर पाओगे। यस सर, हमको केएसआर एकेडमी कॉमर्स इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करनी है, उसको आप एंटर प्रेस कर लीजिएगा। तो ये आपकी टैली केएसआर एकेडमी आपकी सेलेक्ट हो गई। अब आपको सर केएसआर एकेडमी कॉमर्स इंस्टीट्यूट भी चाहिए और केएसआर एकेडमी भी चाहिए, दोनों कंपनी साथ में चाहिए, तो उसको बोलते हैं सेलेक्ट कंपनी। तो F1 प्रेस कीजिएगा, यहाँ पर आपको सर F1 का तो ये ऑप्शन आ रहा है, के प्रेस कर लीजिएगा, एल्ट के साथ में आप के प्रेस कर लीजिएगा, यहाँ पर आपकी सेलेक्ट कंपनी, एल्ट के साथ F3 ऑप्शन है, केएसआर एकेडमी, ये आपकी कंपनी आ गई। अब सर 2 कंपनी आपकी ओपन है, इस 2 कंपनी में जो कंपनी आपकी हाईलाइट कर रही है वो कंपनी अभी आपकी एक्टिव कंपनी है। जो भी आप ट्रांजैक्शन करोगे, जो कुछ भी करोगे, आपके केएसआर एकेडमी के अंदर ही होंगे। क्लियर होगा यहाँ तक? चलो सर, कंपनी क्रिएट कर लिया। अब आपको कंपनी को डिलीट करना है, तो हम डिलीट करना आपको नहीं सिखाएंगे, क्योंकि इसलिए नहीं सिखाएंगे क्योंकि कंपनी को कभी डिलीट नहीं करना। कंपनी को अगर एक बार डिलीट कर दिया तो फिर आपके सभी ट्रांजैक्शन लॉस्ट हो जाएंगे। तो बेटर ये रहेगा कि कंपनी का बैकअप लेके वो किसी अदर फोल्डर्स में रख ले, तो कंपनी को डिलीट ना करें। अब हमको क्या करना होता है, जब भी हमको ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना होता है, जब भी हमको ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने होते हैं, तो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने से पहले हमको लेजर्स क्रिएट करने होते हैं, जो कि हम अभी देख रहे थे, हमने अकाउंट्स में हमारे यहाँ पे देखा था। ये जो भी हमारे ये लेजर्स हैं, ये सभी लेजर्स हमको क्या करने होते हैं सर, रिकॉर्ड करने होते हैं। स्टेप बाय स्टेप हम लेजर्स रिकॉर्ड करेंगे, जैसे हमारे ट्रांजैक्शन थे उसके हिसाब से हम लेजर्स रिकॉर्ड करेंगे। कौन कौन से ट्रांजैक्शन थे, ये राज है। चलो, सबसे पहले आपका कौन सा ट्रांजैक्शन था आपका, राम इंट्रोड्यूस इनटू बिजनेस, तो कैश अकाउंट डेबिट टू राम। कैश का लेजर्स ऑलरेडी क्रिएटेड होता है, हमको क्रिएट करने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन राम का लेजर्स हमको क्रिएट करना है। तो लेजर्स क्रिएट करने के लिए आपको कहाँ पे जाना है, लेजर्स क्रिएट करने के लिए आपको मास्टर में जाना है। मास्टर में क्रिएट का ऑप्शन आएगा, उसको आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर 3 दिखेंगे, एक अकाउंट मास्टर दिखेगा, इन्वेंट्री मास्टर दिखेगा और स्टेटरी डिटेल्स दिखेगी। आपको अकाउंट मास्टर में जाना है लेजर में। ठीक है, जैसे हम लेजर्स पे जाएंगे आपको एक इस टाइप का डैशबोर्ड आ जाएगा, यानी कि ये क्या है सर, आपका लेजर क्रिएशन है। ठीक है, लेजर क्रिएशन किसके नाम से बनाना है, तो टू राम अकाउंट्स, यानी कि टू लिखने की जरूरत नहीं है, राम का लिखना है। राम अकाउंट्स भी लिखो तो ठीक है, नहीं तो राम का नाम लिखना आपको। ठीक है, एलाइस, एलाइस का मतलब होता है निक नेम, एलाइस का मतलब होता है निक नेम। जब भी अगर आपको जैसे बड़ा नाम है BOI बैंक, ये अकाउंट, इतना लंबा आप टाइप करोगे जब भी आप ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करोगे, इससे अच्छा आप 1 टाइप कर लो। जैसे आप 1 टाइप करोगे तो भी राम आएगा।
फॉर एग्जाम्पल। तो ये आप कर सकते हो। एलाइज का यूज भी आप, अगर आपको फास्ट एंट्री करनी है तो आप यूज कर सकते हो। आगे हम आपको करके बताएंगे, ठीक है। अंडर अंडर क्या होगा सर? अंडर कैपिटल होगा। यहाँ पर आपको सभी टाइप के ग्रुप दिख रहे हैं, जो ग्रुप हमने कवर किए हैं, जो ग्रुप ऑलरेडी हमने 5 पिलर्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर कवर किए हैं, वो सब आपको यहीं पे दिख रहा है, ठीक है। उसमें से आपको सेलेक्ट करना है कैपिटल अकाउंट्स। एड्रेस आपको लिखना है, लिख सकते हैं मध्य प्रदेश इंडिया, ये पेन नंबर डालना है, डाल सकते हैं। ओपनिंग बैलेंसेस, अब सर यहाँ पर आपको ओपनिंग बैलेंसेस कब डालने की जरूरत होती है? ओपनिंग बैलेंसेस आपको तब डालने की जरूरत होती है जब आपका बिजनेस ऑलरेडी पहले से चल रहा है, यानी कि प्रीवियस ईयर के आपके पास में बैलेंस शीट है और उसके बैलेंसेस अगर कैरी फॉरवर्ड होते हैं नेक्स्ट ईयर, तो आप यहां पर ओपनिंग बैलेंसेस पुट अप करिएगा। अगर आपके पास में ऐसा क्लाइंट आया जिसका डेटा ऑलरेडी पहले से है, तो आप यहाँ पे ओपनिंग बैलेंसेस इंटर कर ले, क्योंकि आपकी जो प्रीवियस की जो बैलेंस शीट होती है उसका ओपनिंग बैलेंसेस आपको इंटर करना होता है, ठीक है। प्रैक्टिकल क्लास के अंदर हम आपको पूरा प्रैक्टिकली वहां पर सिखाते हैं कैसे क्या करना है, लेकिन यहाँ पर इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ओपनिंग बैलेंसेस हमको इंटर नहीं करना है, क्योंकि हम तो बिल्कुल न्यू बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एक्सेप्ट कर देना है। कैश का लेजर्स ऑलरेडी है। चलो, दूसरा किसका लेजर्स है आपको देखना है सर? रेंट डिपॉजिट। तो हम यहाँ पर रेंट डिपॉजिट्स लेजर्स क्रिएट करेंगे, ठीक है। रेंट डिपॉजिट, मिस्टेक हो जाती है। चल, किस हेड में रखेंगे? यहां पर लिखा हुआ है सर डिपॉजिट एसेट्स, तो आप इसको डिपॉजिट एसेट्स के हेड में रखेंगे। आपको यहाँ पे आ गया है सर डिपॉजिट एसेट्स। एड्रेस में आपको कुछ नहीं लिखना है, क्योंकि डिपॉजिट एसेट्स का क्या हेड होता है, हम आपको ओपनिंग बैलेंस इंटर ही नहीं करना है, क्योंकि हम तो न्यू बिजनेस है हमारा। यहाँ पे आप सेव कर लीजिएगा। इसके बाद हमारा रेंट पेड हमारा एक्सपेंस है, तो ये हमको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखना है, तो ये हमने लिख लिया। अब आपको सर कुछ नहीं करना है, टाइप ऑफ लेजर्स में नॉट एप्लीकेबल, और कंट्रोल ए के साथ आप इसको सेव कर लीजिए, ठीक है। रेंट पेड हमने कर लिया सर। इसके बाद नेक्स्ट में जाना है सर आपको यहाँ पे ब्रोकरेज में, यानी कि आपका नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कॉस्ट है ब्रोकरेज। ब्रोकरेज पेड आप लिख सकते हो। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इसको अभी आप कंट्रोल ए के साथ सेव करके आप लेजर्स क्रिएट कर लीजिएगा। इसके बाद आपका लेजर से फॉर एग्जांपल एसेट का लेजर से हमने एसेट्स परचेज किया। फॉर एग्जांपल हमने फर्नीचर परचेज किया, तो फर्नीचर इसका लेजर से, तो फर्नीचर का नेम लिखना है आपको, यहाँ पे लिखना है फिक्स एसेट। उसका कोई भी आपका एड्रेस नहीं होता है, आप इसको सेव कर लीजिए। जैसे हमने लिखा था से कंप्यूटर, ठीक है, उसका भी एसेट्स होगा फिक्स एसेट्स। तो आप इस तरह से आपके जितने भी एसेट्स हैं उनके लेजर्स आप क्रिएट कर लीजिएगा। यहाँ पर ये हैंग हो गया एक्चुअली, इस वजह से आगे आ नहीं रहा। इसके बाद हम एसेट्स हमने कवर कर लिया, एसेट्स के जितने भी लेजर्स हैं। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं सर? गुड्स परचेज कर रहे हैं, तो परचेज करने के लिए हमको परचेज का लेजर चाहिए, तो हमने परचेज का लेजर्स क्रिएट कर लिया। परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट को कौन से हेड में लेंगे? तो परचेज अकाउंट्स के हेड में ले। ये हम सब कुछ कवर कर चुके हैं सर, यहाँ पर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपको अकाउंट्स, थ्योरिकल अकाउंट्स में प्रॉब्लम है तो फिर आपको आएगी, ठीक है। परचेज कर लिया, परचेज कैश में करते हैं, तो कैश का लेजर्स ऑलरेडी है। पार्टी का लेजर्स, पार्टी में कौन है हमारे पास में? ये एक बार अगर ये थोड़ा सा वर्क करने लग जाता तो हमारे लिए थोड़ा सा इजी हो जाता, ठीक है। थोड़ा स्टॉप कर लेते हैं। चलिए, अब हमने महिपाल से गुड्स परचेज किया था, तो हम महिपाल का लेजर्स क्रिएट करेंगे। तो महिपाल का लेजर्स क्रिएट करेंगे, उसका हेड क्या होगा सर? याद करिए, सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्योंकि हमने उनसे परचेज किया हुआ है। अब सन्ड्री क्रेडिटर्स को अगर आप करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल। अभी इस ऑप्शन को आपको यस नो करना है। महिपाल उसका एड्रेस होगा, वो हम आगे जीएसटी में कवर करेंगे, अभी आपको कुछ नहीं करना है, अभी सिंपल आप उसको सेव कर लीजिएगा, ठीक है। महिपाल के बाद में हमने गुड सेल्स किया था, तो सेल्स का लेजर्स क्रिएट करना है। तो जब भी आप सेल्स का लेजर्स क्रिएट करोगे तो आपको यहाँ पर सेल्स सेलेक्ट करना है और नॉट एप्लीकेबल, कंट्रोल ए के साथ उसको आप सेव कर दीजिएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर रुपेश का लेजर्स क्रिएट करना है, क्योंकि रुपेश को आपने गुड सेल्स किया हुआ है। तो रुपेश, उसका हेड क्या होगा सर? सन्ड्री डेटर्स, यहाँ पर सन्ड्री डेटर्स का लेजर्स, ठीक है। ये बिल बैल बिल के ऑप्शंस को, ठीक है, यस और नो कर दिएगा। इसके बाद हमने केस रूस से रुपेश का लेजर्स ऑलरेडी क्रिएटेड है, महिपाल का भी क्रिएटेड है। अब हम लोन टेकन कह रहे हैं, लोन कहाँ से ले रहे हैं सर? एचडीएफसी बैंक से। बीओआई बैंक का लेजर्स हमने क्रिएट नहीं किया, वो भी हम कर लेते हैं। बीओआई बैंक अकाउंट, ठीक है, किस हेड में जाएगा सर? बैंक अकाउंट के हेड में जाएगा। अकाउंट नंबर आप यहाँ पे जो भी एंटर करिएगा, आईएफएससी कोड, जो भी अकाउंट्स की डिटेल देनी है वो आप देके उसको आप सेव कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोन लिया है एचडीएफसी बैंक से, तो हम एचडीएफसी बैंक से एंट्री करेंगे। एचडीएफसी बैंक लोन
अकाउंट। क्या आ जाएगा सर यहाँ पे? सिक्योर्ड लोन। ठीक है, तो सिक्योर लोन अकाउंट जो भी डिटेल्स डालनी है आप यहाँ पे डाल सकते हो। इसके बाद इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं, हमारे पास में लेजर सब कुछ है सर। अविनाश को हम लोन दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं सर? अविनाश को हम पे कर रहे हैं, लोन दे रहे हैं, तो अविनाश का लेजर्स भी आपका क्रिएट होगा। ठीक है, उसको हेड लोन्स एंड एडवांसेस में, ये भी हमने कवर कर लिया सर। इस बाद में क्या होगा सर? हमने लिया हुआ सुरेश से लोन लिया हुआ है, तो सुरेश का लेजर्स भी क्रिएट करना पड़ेगा। तो सुरेश का लेजर्स हम क्रिएट करते हैं, उसका हेड क्या होगा सर? अनसिक्योर्ड लोन। अनसिक्योर्ड लोन, ये सब हम अकाउंट्स में कवर कर चुके हैं। अगर पहले देखा होगा तो ही समझ में आएगा, अगर आपको बीच में अगर देख रहे हैं तो नहीं आएगा। अगर आप सैलरी, हम यहाँ पर पे कर रहे हैं सर सैलरी, कौन सा सर? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, डायरेक्ट कंट्रोल ए के साथ आप सेव करिए, जल्दी से जल्दी आपका काम हो जाएगा। रेंट पेड हमने शायद ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं या नहीं किए हुआ, किए किए क्रिएट किया होगा तो यहाँ पर आपका ऑलरेडी एग्जिस्ट आ जाएगा। ठीक है, टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है सर। चलिए आगे क्या है सर? ऑफिस एक्सपेंसेस। ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कंट्रोल ए के साथ सेव कर लीजिए उसको। इसके बाद क्या है सर? लीगल एक्सपेंसेस। चलो अब इतने एक्सपेंसेस हम कर रहे हैं ताकि आपका भी टाइम नहीं है, बाकी ऐसे ही लेजर्स आपके ऐसे ही क्रिएट होंगे। ठीक है, चलो इसके बाद इनडायरेक्ट इनकम के लिख लेते हैं एक और, इंटरेस्ट रिसीव। तो INTEREST रिसीव, इसका हेड क्या हो जाएगा सर? इनडायरेक्ट इनकम। ओके, इस तरह से आपको क्या करना है सर? लेजर्स को क्रिएट करना है। अगर आपकी किसी लेजर्स में आपसे मिस्टेक, अब बाहर जाने के लिए आपको कौन सी की प्रेस करनी है? स्कैप की प्रेस करनी है। जैसे अगर अभी आप यहाँ पर लेजर्स पे, अभी आप कहाँ पे हो सर? लेजर्स पे हो, तो लेजर्स पे आपको बाहर बैक जाना है, तो बैक जाने के लिए स्कैप यूज करना है आपको। क्या प्रेस करना है? स्कैप, ESC आपके कीबोर्ड के सबसे कॉर्नर लेफ्ट में कॉर्नर में। ठीक है, और स्कैप करेंगे। अब सर आपको क्या करना है? अगर आपके लेजर्स में अगर आपने कोई ग्रुप गलत डाल दिया है, या फिर नाम गलत लिख लिया है, उसका एड्रेस अगर गलत हो गया है, उसका मोबाइल नंबर चेंज हो गया है, ऐसा कुछ भी हुआ है, लेजर को चेंज करना है, उसको एडिट करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? एल्टर में जाना है। कहाँ जाना है? एल्टर में। एल्टर में जाओगे, एल्टर में क्या चेंज करना है? लेजर चेंज करना है, तो आप लेजर, जितने भी लेजर्स आपने यहाँ पर क्रिएट किए हुए हैं वो लेजर्स आपके यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। जैसे हम यहाँ पर ब्रोकरेज पेड का लेजर्स देख लेते हैं, तो उसमें अगर आपको कुछ भी लिखना है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, चलिए ये नहीं करते हम। महिपाल का, जैसे हमने महिपाल का लिखा, महिपाल का एड्रेस हमको यहाँ पर सेंड करना था, हमने कर दिया कंट्रोल ए के साथ से। दैट कॉल्स की, अब अगर आपको लेजर्स क्रिएट करना है तो क्रिएट के ऑप्शंस पे जाना है, और अगर आपको एल्टर करना है तो एल्टर के ऑप्शंस पे जाना है। लेकिन सर आपको कभी किसी लेजर्स को डिलीट करना है, तो सर लेजर्स को डिलीट कैसा करोगे? लेकिन पहले आपको ये ध्यान रखनी है कि उस लेजर्स का कोई भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। अगर आपने एक भी ट्रांजेक्शन टेली में रिकॉर्ड किया है वो लेजर्स आपका डिलीट नहीं होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं लेजर्स डिलीट, अभी हमारे लेजर्स डिलीट हो जाएंगे क्योंकि हमने कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं किया। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लेजर्स क्रिएट कर लेते, डिलीट कर लेते हैं राम का, राम का हम वापस क्रिएट कर लेंगे, राम का कैपिटल का ध्यान रखना। Alt D जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर ऑप्शन आता है यस, जैसे आप यस करोगे ये आपका लेजर्स डिलीट हो गया। अब आप यहाँ पर राम सर्च करोगे ना तो आपको राम कहीं नहीं दिखेगा। क्लियर हो गया? चलिए, तो राम का लेजर्स एक बार हम वापस क्रिएट कर लेते हैं। राम राम के जाएंगे और यहाँ पे जाएंगे, और क्या होगा सर? इसका कैपिटल। अब होशियार हो गया ना, अब तो आपको सब कुछ पता है कौन सा हेड कौन सा लेजर्स कौन से ग्रुप में जाता है, क्योंकि आपने पूरा वीडियो देखा है ना। चलिए सर, अब बात आती है आगे। हमने सर लेजर्स क्रिएट कर लिए। लेजर्स क्रिएट करने के बाद हमको वाउचर्स ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना होता है। तो जो हमने ट्रांजैक्शन यहाँ पे किए हुए हैं ये सभी ट्रांजैक्शन अब हम रिकॉर्ड करते हैं। क्या करते हैं सर? रिकॉर्ड करते हैं। स्टेप बाय स्टेप रिकॉर्ड करेंगे तो आपको इजी समझ में आ जाएगा। चलिए, सबसे पहले हम यहाँ पर वाउचर्स में जाएंगे। यहाँ पर आपको अलग अलग टाइप के वाउचर्स मिलेंगे। कौन कौन से वाउचर्स मिलेंगे? अलग अलग टाइप के आपको वाउचर्स मिलेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर मिलेगा F4 कॉन्ट्रा। F4 कॉन्ट्रा। अब सर कॉन्ट्रा के वाउचर्स में आपको क्या यूज़ होना वो मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ, ताकि आपके लिए बहुत ईजी रहेगा कि कॉन्ट्रा के वाउचर्स में कौन कौन सी एंट्री आपकी होती है। ध्यान से समझना। चलिए, कॉन्ट्रा मतलब सर F4, जब भी आप टेली के अंदर F4 यूज करोगे आपको कॉन्ट्रा वाउचर्स शो होगा। नोट कर लीजिएगा आराम से सर। कॉन्ट्रा वाउचर्स में आप ही का पैसा है और आप ही का पैसा आपसे ट्रांसफर कर रहे हो। कैसे? अगर आपने एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में कैश ट्रांसफर किया, अगर आपके दो अकाउंट है, एक BOI बैंक अकाउंट है और दूसरा आपका SBI बैंक अकाउंट है,
ठीक है। बीओआई बैंक अकाउंट है, एसबीआई बैंक अकाउंट है। बीओआई बैंक अकाउंट से आपने एसबीआई बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया, आप ही का पैसा है, आपके एसेट्स में चेंज नहीं होगा, तो आप कॉन्ट्रा में एंट्री करोगे। अगर आप कैश डिपॉजिट कर रहे हो, क्या कर रहे हो सर, आप कैश डिपॉजिट कर रहे हो, कहाँ पे एंट्री करोगे सर, आप कॉन्ट्रा में। अगर आप कैश विड्रॉल कर रहे हो, बैंक से अगर आप कैश विड्रॉल कर रहे हो तो कहाँ पे एंट्री करोगे सर, कॉन्ट्रा में। तो कॉन्ट्रा में कौन सी एंट्री होती है, एक बैंक से दूसरी बैंक ट्रांसफर कर रहे हो, कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉल, अगर कोई भी ऐसी एंट्री हो वो आपकी कॉन्ट्रा में होगी। ठीक है। तो F4 का मतलब होता है कॉन्ट्रा। F5, F5 का मतलब होता है सर पेमेंट। मतलब कि जिस ट्रांजेक्शन में कैश और बैंक क्रेडिट होता है, जिस ट्रांजेक्शन में कैश और बैंक क्रेडिट होते हैं वो ट्रांजेक्शन पेमेंट पे जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने किसी पार्टी को पेमेंट किया, हमने कोई एक्सपेंसेस पेमेंट किया, हमने लोन की इंस्टॉलमेंट पेमेंट की, इन सभी इंट्रियों में क्या होता है, कैश और बैंक क्रेडिट होता है, एक्सेप्ट कॉन्ट्रा में। कॉन्ट्रा में भी कभी हम कैश डिपॉजिट, बैंक डिपॉजिट करते हैं तो क्रेडिट होता है, लेकिन यहां पर कॉन्ट्रा को छोड़ के। क्लियर है। एप6 रिसिप्ट, एप6 रिसिप्ट। रिसिप्ट का मतलब होता है कि जिस एंट्री में हम कैश और बैंक को डेबिट करते हैं, यानी कि कैश हम रिसीव कर रहे हैं, तो जिस एंट्री में कैश और बैंक क्या होता हो, डेबिट होता हो, वो एंट्री कहाँ रिकॉर्ड होगी सर, आपके कैश रिसिप्ट वाउचर्स में। ऐप 7 आपका जनरल वाउचर्स है। जनरल वाउचर्स हम बाद में यूज़ करेंगे क्योंकि ये ऐसा वाउचर्स है जो आपके F4, F5, F6, F8, F9 यानी कि सेल्स, परचेज, रिसिप्ट, कॉन्ट्रा, पेमेंट कहीं पे नहीं होती है, वो एंट्री आपके जनरल में होती है, यानी कि जनरल डिब्बा है, कहीं पे भी हो सकती है। F8 का मतलब होता है सर सेल्स, यानी जब आप कोई गुड्स किसी को सेल्स करोगे तो सेल्स में होगी। सेल्स में दो तरीके का वाउचर होंगे, एक वाउचर्स होगा सर आपका अकाउंटिंग, यानी कि अगर आप स्टॉक मेंटेन नहीं कर रहे हो, अगर आप स्टॉक मेंटेन नहीं कर रहे हो और एंट्री कर रहे हो तो अकाउंटिंग वाउचर में करनी है, और अगर आप स्टॉक मेंटेन करोगे तो आइटम वाउचर्स में करनी है, यानी कि आइटम इनवॉइस में करनी है, ये इनवॉइस होता है। ठीक है सर, इसको आप आइटम इनवॉइस बोल सकते। एक अकाउंटिंग इनवॉइस होगा, दूसरा आइटम इनवॉइस होगा। F9 अगर आप कोई भी गुड्स परचेज करो, गुड्स का मतलब तो हम समझ चुके हैं ना सर, यहाँ पर भी ये दो तरीके से होगा, एक अकाउंटिंग इनवॉइस होगा और दूसरा इन्वेंट्री आइटम इनवॉइस होगा। ठीक है। तो इस तरह से आपको ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है, हम थोड़ा सा करके दिखाते हैं तो आपको इजी हो जाएगा कि सर हाँ आप करके बताइए, ये जितने भी ट्रांजैक्शन हमने करे हैं ये हम आपको करके बताते हैं, ताकि आपके लिए सर क्या हो जाए, थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। चलिए, सबसे पहला ट्रांजैक्शन हमारे यहाँ पे था, उसको हम कवर करते हैं। ये जितने भी ट्रांजैक्शन है ये हम आपको टेली में करके दिखाएंगे, जिससे आपके लिए क्या हो जाए, थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। चलिए, फर्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारा, कौन सा है, कैश राम से हमने, सॉरी राम ने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया था, कैश अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है सर, ये जो है ये आप सिंगल एंट्री सिस्टम है आपका, कौन सा सिस्टम है, सिंगल एंट्री सिस्टम है, उसको डबल एंट्री सिस्टम में आप ट्रांसफर करना है, तो यहाँ पर चेंज मोड में आपको जाना है। चेंज मोड में जाओगे, लास्ट कॉर्नर में आपको यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में एच के नीचे डबल अंडरलाइन है, कंट्रोल के साथ एच, जैसे आप कंट्रोल के साथ एच प्रेस करोगे आपकी चेंज वाउचर मोड का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर आप डबल एंट्री में जाएंगे तो आपको यहाँ पर डेबिट क्रेडिट दिखेगा। अब सर बात करते हैं पहली एंट्री कौन सी है हमारी, कैश अकाउंट डेबिट। जिस एंट्री में कैश डेबिट होता हो वो एंट्री कहाँ पे जाएगी, रिसिप्ट में। तो आपको F6 प्रेस करना है, जैसे आप F6 प्रेस करोगे रिसिप्ट आ जाएगी। रिसिप्ट में पहले 2 का ऑप्शन आता है, यानी कि जो पहले क्रेडिट करते हो वो आपको पहले लिखना है कि ये पैसा कहाँ से आ रहा है, ये पहले लिखना है। तो पैसा कहाँ से आ रहा है, राम से आ रहा है, हमने राम का लेजर्स ऑलरेडी क्रिएटेड है तो लिस्ट में होगा, तो यहाँ पर हमको राम ऐसे टाइप करना है तो राम आ जाएगा। इंटर प्रेस करना है, कितना अमाउंट है सर, 5 लाख रुपीज़, लो सर 5 लाख रुपीज़ आप इंटर करो। अब आपका 2 नहीं है ना, एक और 2 नहीं है, तो आप यहाँ पर बाय लिख सकते हैं डायरेक्ट, और बाय लिख के आप क्या करोगे सर, कैश 5 लाख रुपीज़। नरेशन आप लिख सकते हो, जो भी नरेशन आपके अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लिखना है कि ये राम ने केस लगाया, ये ऐसा या वो आया, ताकि बाद में कोई फ्यूचर अकाउंटेंट हो आप वहाँ से छोड़ के चले जाए, आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए और दूसरी जगह आप चले जाए, उसके आपकी जगह कोई और आए तो उसको पता रहे कि ये एंट्री कैसे हुई थी, क्या हुआ था। ठीक है, उसके लिए नरेशन होता है। नरेशन किसी भी ट्रांजेक्शन में लिखना बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखना प्रैक्टिकल में। ठीक है, चलो रेंट पेड में हम 2 लेजर साथ में यूज़ कर रहे हैं, रेंट डिपॉजिट और रेंट पेड, तो लेजर लेजर यूज़ में कर सकते हैं। जिस एंट्री के अंदर कैश और बैंक क्रेडिट हो रहा हो, कहाँ एंट्री होगी, पेमेंट में, तो F5 प्रेस कीजिएगा। तो हमने F5 प्रेस कर लिया, F5 प्रेस किया, F5 में पहले बाय का ऑप्शन, बाय का मतलब होता है डेबिट। ठीक है, तो पहले क्या करना है सर, रेंट डिपॉजिट, तो रेंट डिपॉजिट की एंट्री कितना है सर, 40,000।
अब आपको साथ में एक और डेबिट करना है, तो आप बाय लिखो, और रेंट पेड 20,000 टू कैश, कैश में पेमेंट किया ना तो कैश अकाउंट। नरेशन लिख दो सर, किसको पे किया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये ट्रांजेक्शन आपका हो गया। क्लियर हो गया? चलो सर, इसके बाद सर आपका यहाँ पर हाँ ब्रोकरेज पेड आएगा, यानी कि हमने नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कौन सा किया है, ब्रोकरेज पेड का किया है। तो ये भी पेमेंट किया है, तो ब्रोकरेज पेड 10,000 रुपीज़। किसमें किया है, कैश में किया है। किसको ब्रोकरेज पेड किया है उनका नाम लिख लो, ताकि आपको फ्यूचर में याद रहे कि आपका क्या है। उसका नंबर भी याद रखो, कभी फ्यूचर में आपको कुछ चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हो। ठीक है, चलो ये फिर से हैंग हो गया, देखते हैं अभी स्टॉप, 2 मिनट है ना। चलिए, अब क्या हो गया सर, अब हम कर रहे हैं सर कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, यानी बैंक में हमने कैश डिपॉजिट किया, तो क्या कहाँ पे होगी, कॉन्ट्रा में, क्योंकि हमने देखा था सर कॉन्ट्रा में एंट्री होती है। तो F4 प्रेस करो। अब F4 में आपको ये दिखेगा पैसा कहाँ से जा रहा है। आप पहले टू किसको कर रहे हो, टू कैश को कर रहे हो ना, तो आप यहाँ पे लिखो सर कैश, कितने अमाउंट से, 50,000 से। कहाँ पे जा रहा है, BOI बैंक में, तो आपको दो ही लेजर से यहाँ पे दिखेंगे। ठीक है, नरेशन लिखना है आप लिख सकते हो, ये डिनोमिनेशन है, ये आप लिख सकते हो 2,000 की नोट है, कितनी थी, 1,000 की, हालांकि जरूरत नहीं है इसलिए आप कंट्रोल A के साथ इसको आप सेव कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए सर, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, आपने फर्नीचर परचेज किया है, तो फर्नीचर का जो अमाउंट है वो कितना है सर, 50,000। हम यहाँ पर एंट्री करेंगे, पेमेंट किया हुआ है तो अभी हम यहाँ पर पेमेंट में एंट्री करेंगे। फर्नीचर का लेजर्स ऑलरेडी क्रिएटेड, हमने क्रिएट किया हुआ है, 50,000 रुपीज़। बैंक से पेमेंट किया हुआ है, BOI बैंक सेलेक्ट कीजिएगा और ट्रांजेक्शन हमको रिकॉर्ड कीजिएगा। कैश में पेमेंट किया, बैंक से किया हुआ हमने, बैंक से किया हुआ है, गॉट इट। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है आपका, ये भी अगर आप परचेस करो तो एज इट इज परचेस कर सकते हो। एडवर्टाइजमेंट कैश पेड बाय बैंक्स, तो एडवर्टाइजमेंट का ट्रांजेक्शन पेमेंट में ही होगा। तो AD एडवर्टाइजमेंट का LS लेजर हमने नहीं बनाया, चलो हाँ अब एक और चीज़, अगर आपका कोई लेजर्स आपका नहीं बना हुआ है और ड्यूरिंग द ट्रांजेक्शन अगर आपको कोई भी लेजर्स क्रिएट करना है, तो उसमें आप Alt+C के साथ में डायरेक्ट लेजर्स क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको Alt+C प्रेस करना है। ठीक है, तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस कौन सा है सर, इनडायरेक्ट, हमको आता है सर, ये तो आप क्या बार बार एक ही चीज़ बताते हो। ठीक है, चलो सर, कितना अमाउंट है, 10,000 रुपीज़ हमने शायद पे किया, 50,000 पे किया, जितना पे किया आप लिख सकते हो यहाँ पर। अब देखो यहाँ पे ध्यान से समझना, BOI बैंक, अब हमारे बैंक में जीरो बैलेंस है, फिर भी हमने 50,000 रुपीज़ का चेक दिया, ये बैलेंस माइनस में आ रहा है, इसलिए आपका बैंक में बैलेंस होना चाहिए, ये आप ध्यान रखें सर। कोई भी कैश में और बैंक में लेजर्स आप बैलेंस आपका माइनस में नहीं जाना चाहिए। अब अगर आपने रमेश को जो भी एडवर्टाइजमेंट का पेमेंट किया, अब इसमें पर्सन का नाम नहीं लिखना है, यहाँ पे ध्यान रखना, जब भी आप कोई सर्विस लेते हो ना किसी से, तो आपको पर्सन का नाम नहीं लिखना, लेकिन GST का अगर इनवॉइस होगा तो हम पर्सन का नाम लिखेंगे, ये हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो इन इंस्ट्रूमेंट नंबर आ जाएगा आपका, जो भी चेक नंबर है, ये चेक नंबर आप यहाँ पे एंटर करें और यहाँ पे आप इसको एंटर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए सर, इसके बाद हम क्या करें सर, गुड्स परचेज, आप परचेज कर रहे हैं तो आपको F9 प्रेस करना है, ध्यान से समझना। F9 में अभी आपको नेम ऑफ आइटम शो हो रहा है, अभी नेम ऑफ आइटम नहीं, हमको आइटम वाइज एंट्री नहीं करनी है, हमको भी अकाउंटिंग एंट्री करनी है। तो यहाँ पर आपको चेंज मोड में जाना है और चेंज मोड में आपको अकाउंटिंग इनवॉइस करना है। जैसे आप अकाउंटिंग इनवॉइस करोगे, सप्लायर का इनवॉइस नंबर आएगा, फॉर एग्जाम्पल ये है, डेट है, किससे किया हुआ आपने, बैंक से किया हुआ है, लो बैंक का नाम लिख लो। ठीक है, बैंक से किया हुआ ना, से। अब ध्यान से समझना सर, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, प्रैक्टिकली हम डायरेक्टली बैंक से पेमेंट नहीं करते, किसी न किसी पार्टी से करते हैं, इसलिए हमको पार्टी का नेम लिखना होगा, वो हम आगे GST जब होगा तब आपको क्लियर करवाएंगे। अदरवाइज सर आप ये बोलोगे सर ऐसा तो प्रैक्टिकल में पॉसिबल नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो हम यहाँ पर अभी एंट्री कर लेते हैं कि बैंक अकाउंट से, अब परचेज आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, और जो भी आप गुड सेल्स कर रहे हो, कितना कर रहे हो, 50,000 का परचेज कर रहे हो, 50,000 अमाउंट लिखना है, बस आपको इतना करना है, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जब GST की बात आएगी हम GST में और डिटेल में कवर करेंगे। ठीक है, चलो, इसके बाद आपने क्या किया सर, महिपाल से परचेज किया, तो यहाँ पर आपको महिपाल का नाम लिखना है, बस सिंपल, हमने महिपाल से परचेज किया और परचेज का नाम आ जाएगा यहाँ पे, तो आप परचेज लिख लीजिएगा। कितने से किया आपने परचेज, 60,000 से, तो लो ये 60,000 रुपीज़, डन। चलो, इसके बाद क्या एंट्री है सर हमारी, सेल्स की एंट्री है, ओ हम सेल्स कर रहे हैं, सेल्स, तो हमको कहाँ पे जाना है सर, सेल्स के वाउचर्स में जाना है, तो F8 प्रेस करना है। सेल्स में आपको नाम लिखना है, हमने किसको किया हुआ है, कैश में किया हुआ है, बैंक से किया हुआ है,
हमने पहला कैश में किया हुआ है तो आप कैश लिख लो यहाँ पे। ठीक है, सेल्स क्लेजर्स ऑलरेडी क्रिएटेड है। कितना अमाउंट है सर सेल्स का आपका यहाँ पे 90,000 का, तो यहाँ पर आप 90,000 रुपीज़ इंटर कीजिएगा। और ऐसे सिंपल, हम जीएसटी में और डिटेल्स में कवर करेंगे लेकिन अभी यहाँ पे करना है। ठीक है सर, चलो इसके बाद क्या होगा सर आपका रुपेश का आपने सेल्स किया तो रुपेश का नाम लिखो आप यहाँ पे, और बस ये पार्टी डिटेल्स ऑप्शन सेल्स इंटर करो, और कितना का अमाउंट है आपका 1,00,000 रुपीज़ का, तो आप यहाँ पे 1,00,000 रुपीज़ इंटर कीजिए। ठीक है सर, अब आप क्या करोगे सर, पार्टी को पेमेंट करोगे। तो पार्टी का पेमेंट आप जिस तरह से एक्सपेंसेस पे करते हो वैसे होगा आपका। रिसीव करोगे तो रिसिप्ट में एंट्री होगी, पेमेंट करोगे तो पेमेंट में होगी। लोन टेकन फ्रॉम HDFC बैंक, हम रिसिप्ट में लोन एंट्री कर लेते हैं। देखो वो ट्रांजेक्शन आपको कंप्लीट करना है। हमने HDFC लोन्स कर रहे हैं तो HDFC बैंक का नाम लिखना है। 10 लाख का हमने लोन लिया हुआ है, ये हमारे कहाँ दिखेगा सर, BOI बैंक में। सिंपल ट्रांजेक्शन, ठीक है, ये आप कंट्रोल के साथ आप सेव कर लीजिए। लोन इंस्टॉलमेंट आप पे कर रहे हो, HDFC बैंक अकाउंट है तो आप यहाँ पे पेमेंट में जाएंगे, तो HDFC बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 टू BOI बैंक। चेक से कर रहे हो तो चेक नंबर या फिर जो भी रेफरेंस नंबर आप डालना चाहते हो आप डाल सकते हो। क्लियर हो रहा है यहाँ तक। अविनाश को आपने पे किया लोन से एडवांसेस, तो अविनाश अकाउंट डेबिट टू बैंक पेमेंट में जाएगी। आपने रिसीव किया है तो रिसिप्ट में जाएगी, और अगर आप पेमेंट कर रहे हो तो सैलरी अकाउंट डेबिट इस तरह से एंट्री होगी पेमेंट में। सैलरी कितना अमाउंट है सर आपका 20,000, एक साथ करनी है एंट्री तो आप कर सकते हो इस तरह से। रेंट पेड हम एक साथ कर रहे हैं, आप अलग अलग करेंगे क्योंकि एक साथ एक ही पर्सन को एक साथ चेक नहीं जाता, अलग अलग जाता है, तो आप अलग अलग एंट्री करेंगे। मैं तो आपको सिर्फ इससे समझा रहा हूँ। टू BOI बैंक, फॉर एग्जाम्पल BOI बैंक 40,000, आप इस तरह से एंट्री भी पास कर सकते हैं। यहाँ पर सैलरी अकाउंट डेबिट टू BOI, रेंट पेड अकाउंट डेबिट टू BOI, इस तरह से आप ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे। और एक और एंट्री हमारी बच जाती है सर रिसिप्ट की, इंटरेस्ट रिसीव। तो हम यहाँ पर इंटरेस्ट रिसीव करेंगे। कितना इंटरेस्ट है सर, फॉर एग्जाम्पल 5,000, यहाँ पर 5,000 हमने इंटर किया, यहाँ पे आया BOI बैंक अकाउंट में। ठीक है, ये एंट्री हमने कर दी। अब सर हमारे जितने भी ट्रांजैक्शन थे वो सभी ट्रांजैक्शन आपको इस तरह से ही रिकॉर्ड करना है। अभी आपका GST नहीं आया है, ध्यान रखना, GST हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, अब सर यहाँ पर ये हमने कवर कर लिया। अब आपको रिपोर्ट देखनी है, अगर आपको आपकी P&L देखना है तो आप इस तरह से देख सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे, आपको सर ये दिखेगा पाओ 85,000 85,000। सर आपका कोई प्रॉफिट नहीं है, कोई लॉस नहीं है। वाह क्या बात कर रहे हो, सब कुछ आपका खर्चा हो गया। ग्रॉस प्रॉफिट 85,000, इनकम भी थी 85,000 का, आपके एक्सपेंसेस हो गया। एक काम करता हूँ, एक एक्सपेंसेस डिलीट कर देते हैं यहाँ से, तो इससे क्या हो जाएगा आपका, ये एक काम हो जाए, इसको एक्सपेंसेस को कम कर देता हूँ। तो हम बाद में सिखाएंगे आप रिपोर्ट कैसे चेक करेंगे। ठीक, यहाँ पर ये हो गया। अब आपको देखो 5,000 रुपीज़ का आपका ये प्रॉफिट आ गया, दिख रहा है आपको नेट प्रॉफिट 5,000 का। ठीक है, बैलेंस शीट अगर देखेंगे तो आपको यहाँ पे इस तरह से दिखेगा। ये आपकी एसेट है, ये आपकी डिपॉजिट एसेट्स है, ये आपके सन्डी डेटर्स हैं। सन्डी डेटर्स में अगर आप देखेंगे तो आपको पार्टी के नेम दिख जाएंगे। ये आपकी कैश इन हैंड में आपका इतना बैलेंस पड़ा हुआ है, आपके बैंक अकाउंट में इतना पड़ा हुआ है, लेकिन इसके सामने आपकी लाइबिलिटीज़ सिक्योर्ड लोन में आपकी इतनी है, सन्डी क्रेडिटर्स आपके इतने हैं, और हमने कैपिटल इतना लगा के रखा हुआ है। ये आपको बैलेंस शीट शो हो रही है। तो आज के वीडियो में हमने कवर किया कि सर अकाउंटिंग बिजनेस क्या होता है, अकाउंट बिजनेस क्या होता है, बिजनेस के ट्रांजेक्शन कैसे रिकॉर्ड होते हैं, अकाउंटिंग के ट्रांजेक्शन कैसे रिकॉर्ड होते हैं, 5 पिलर्स ऑफ अकाउंट्स क्या है, और उस ट्रांजेक्शन को कैसे रिकॉर्ड करेंगे, और टेली के अंदर हम यहाँ तक रिकॉर्ड कैसे करेंगे। तो ये हमने विदाउट GST जितना पार्ट्स हमारा था वो हमने कवर कर लिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पार्ट 2 आपका आने वाला है, पार्ट 2 के अंदर हम कवर करेंगे, उसका ही नेक्स्ट वीडियो है। अगर आप बाद में देख रहे हैं तो पार्ट 2 पे आप जाइए, आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ उसमें हम कवर करेंगे कि सर इन्वेंट्री, यानी कि इन्वेंट्री स्टॉक में कैसे मेंटेन करेंगे, और साथ में हम GST के लेजर्स कैसे क्रिएट करें, उसकी एंट्री कैसे करेंगे, और GST क्या है, इंट्रास्टेट क्या है, इंटरस्टेट क्या है, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाला है। आई होप कि आपको इस वीडियो के अंदर बहुत कुछ समझ में आ रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और शेयर कर सकते हो ना किसी और को भी। अगर आप ये चाहते हो कि कोई और भी आपका फ्रेंड सीखे, आपका फैमिली मेम्बर सीखे, तो आप उसको भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियोस आपको किसी भी यूट्यूब चैनल के ऊपर देखने जाओगे तो आपको नहीं मिलेगा। अगर आप लाइव क्लासेस हमारी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल मिनिमम फीस है। ऑल ओवर इंडिया में अगर आप
ढूंढने जाओगे ना कोई भी ऐसा कोर्स जहाँ पर आपको मिनिमम फीस में ज़्यादा नॉलेज प्रोवाइड करेगा, तो वो होता है सर KSR अकेडमी। इसी तरह से आपको वहाँ पे सिखाया जाएगा। वहाँ पर तो और भी थोड़ा इजी तरीके से सिखाया जाएगा, क्योंकि ये तो हम एक्चुअली रिकॉर्डिंग पर्पज से वीडियोस बना रहे हैं, उस वजह से थोड़ा सा इशू आ सकता है। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। नोट्स जरूर बनाइएगा ताकि नेक्स्ट लेक्चर्स में आपके लिए थोड़ा सा काम आएगा। थैंक यू सो मच। गुड नाइट। अगर आप रात को देख रहे हैं तो, और सुबह देख रहे हैं तो हैव ए नाइस डे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और KSR अकेडमी के चैनल को देखते रहिए। थैंक यू सो मच।